और उसने लगातार वांगलिन के ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करना भी शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वांगलिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर से बचता हुआ भाग रहा था। लेकिन वो कल्टीवेटर भी यहाँ पे इतनी आसानी से वांगलिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और तभी अचानक वो ऊपर से ही वांगलिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने के लिए मजबूरन वांगलिन को भी बाहर आना पड़ा था। और उस कल्टीवेटर का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकने के लिए वांगलिन को नेशन सोल लेवल की जेड सील का यूज करना पड़ा था, जो कि उसे एंसेस्टर फेंग लुआन के भाई ने दी थी। और जब वो कल्टीवेटर वांगलिन को इस तरह से अपना अटैक रोकते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो दोबारा खुद वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वांगलिन के पास आ पाता उससे पहले वांगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर को वहीं पे एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया था। और उसी के साथ वांगलिन उस कल्टीवेटर से निपटने के लिए अपनी डेविल सोल को भी बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वो डेविल सोल बाहर आता है तो वो उस ट्रैप फॉर्मेशन को देखकर शॉक होते हुए कहता है, ये फॉर्मेशन तो एलेक्जर रियलम की फॉर्मेशन है, जिसका यूज किसी पर्सन को एक एलेक्जर में चेंज करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर भी उस ट्रैप फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। लेकिन उसके किसी भी अटैक को उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसी के साथ वांगलिन ने उस डेविल सोल की मदद करने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को भी उसके पास भेज दिया था, जो देखकर वो कल्टीवेटर गुस्से से कहता है, ओ तो तुम अपनी इस घटिया सी ट्रैप फॉर्मेशन और खुद को एक फेक डेड रियलम का कल्टीवेटर दिखाते हुए मुझे हराना चाहते हो। अगर तुम सच में डैन फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर होते तो फिर शायद तुम मुझसे फाइट कर भी सकते थे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तुम तो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर हो, जिसे मैं चींटी की तरह मसल सकता हूँ। और ये कहकर वो कल्टीवेटर भी उस ट्रैप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस कल्टीवेटर की बॉडी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और वांगलिन तो इसी मौके की तलाश में था। उस कल्टीवेटर को इस तरह से बिजी देखकर वांगलिन अपनी डेविल सोल से कहता है, जल्दी जाओ यही मौका है। और वांगलिन कैसा कहते ही वो डेविल सोल भी डरता हुआ वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ सीधे जाकर उस कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर घुस गया था। और उसकी बॉडी के अंदर घुसने के बाद वो डेविल सोल सीधा उसके सोल सी रियलम में आ गया था, जहाँ उस कल्टीवेटर ने भी बहुत ही गुस्से से उस डेविल सोल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन डेविल सोल भी वहाँ पे वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके सभी अटैक से बच रहा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, तुम बस एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लेकिन अब वहाँ पे उस डेविल सोल को भी थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने भी वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस कल्टीवेटर का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस डेविल सोल को खत्म करने के लिए अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है, जो देखकर वांगलिन उससे माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, डेविल सोल ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वहाँ पे अपने मरने का वेट कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़कर उसे खत्म कर दो, वरना वो तुम्हें मार देगा। वांगलिन की ये बात सुनकर उस डेविल सोल ने भी अब खुद आगे बढ़ते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वो जगह जगह से उस कल्टीवेटर को काटते हुए उसकी सोल को ऑब्जर्व करने लगता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो डेविल सोल बहुत ज्यादा तेज था और वो जगह जगह से उस कल्टीवेटर को काटकर उसकी सोल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, हो सकता है इसकी सोल को ऑब्जर्व करने के बाद मेरी मैजिकल पावर्स भी बढ़ जाए। और यही सोचकर उस डेविल सोल ने वहाँ पे वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर को पूरी तरह से वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। और खुद उसने वहाँ पे पूरी तरह से उस कल्टीवेटर की सोल को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसकी सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय होते हुए एक कॉन्शियसनेस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे देखकर उस डेविल सोल ने भी खुश होते हुए उस कॉन्शियसनेस एनर्जी को खा लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी आकर उसे ही अपने अंदर घेर लेती है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वो कॉन्शियसनेस एनर्जी का टुकड़ा तुम्हें वापस दे रहा हूँ। और ये कहकर उसने सैड होते हुए उस कॉन्शियसनेस एनर्जी का टुकड़ा वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के हवाले कर दिया था। और वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी उसे लेकर सीधा वांगलिन के पास आ गई थी, जहाँ वांगलिन ने भी उस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े को अपने पास रख लिया था। लेकिन वो डेविल सोल तो अभी भी वहाँ पे उस कल्टीवेटर की बॉडी को नहीं छोड़ रहा था, जो देखकर वांगलिन अपनी फ्लाइंग शॉट को बाहर निकालकर उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम बाहर आ रहे हो या मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूं। जो देखकर वो डेविल सोल भी सैड होते हुए बाहर आकर सीधा वांगलिन की फ्लाइंग शॉट के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिन की एलेक्जर फॉर्मेशन की वजह से उस कल्टीवेटर की बॉडी एक गोल्डन एलेक्जर में चेंज होकर वांगलिन के पास आ गई थी। और उस गोल्डन एलेक्जर को देखकर वांगलिन अपने मन में कहता है कि डीमन सोल क्लैन की जेड स्लिप्स के मुताबिक अगर कोई कल्टीवेटर किसी गोल्डन एलेक्जर को ऑब्जर्व करता है तो उस पर्सन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हो सकता है इस गोल्डन एलेक्जर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद मैं डैन फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊं। और अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी जुआन वो किंगडम क्लैन के कुछ और कल्टीवेटर्स भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया था। और वो बेचारे कल्टीवेटर्स पागलों की तरह उसे ऊपर हवा में ढूंढने लगे थे। उसके बाद हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिन बैठा हुआ उसे गोल्डन एलेक्जर को खा लेता है। लेकिन उस गोल्डन एलेक्जर के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि उसे एक ही टाइम पे पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए वांगलिन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उस पेल को खाते वहाँ से वांगलिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। इसलिए वांगलिन वहाँ पे उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को कंट्रोल करने के लिए अपने हेवनली पल को बाहर निकालते हुए अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ वो धीरे धीरे उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और वांगलिन वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए अपने मन में ही कहता है, कितने अफसोस की बात है कि अभी के लिए मैं दी आर्ट ऑफ ग्रेट फ्रीडम सोरा को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और तभी देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे उस गोल्डन एलेक्जर की 10%
100% पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे अपने हेवनली पल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके पास उस गोल्डन एलेक्जर की पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उस गोल्डन एलेक्जर की 10% पावर को ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वांग लिन फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर वो डेविल सोल भी बाहर आते हुए वांग लिन से कहता है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, फाइनली आप फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर ही गए। जो सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आगे जाकर चेक करो कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर वो डेविल सोल भी अच्छे बच्चों की तरह वांग लिन की बात मानते हुए थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए चेक करने लगता है कि वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, और वांग लिन भी वहाँ पे उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा था। और तभी वो डेविल सोल थोड़ा डरते हुए वांग लिन के पास आकर उससे पूछता है, माफ कीजिएगा मास्टर, पर आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोगों को कहाँ जाना है। जिसपे वांग लिन कोल्ड टोन में उसे कहता है, फायर बर्मा अलायंस की तरफ चलो। जिसके बाद वो दोनों काफी तेज से वहाँ पे फायर बर्मा अलायंस की तरफ निकल गए थे। उसके बाद हमें दोबारा फायर बर्निंग किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब धीरे धीरे वो सभी फायर बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे, और वो सभी फायर बीस्ट वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस शील्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं। और उन फायर बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि धीरे धीरे उस शील्ड में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसका मतलब था कि अब वो शील्ड भी ज्यादा देर उन फायर बीस्ट को नहीं रोक पाएगी। उसके बाद हमें फायर बर्मा अलायंस की फ्लाइंग बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन अपना सेकंड टास्क पूरा करने के बाद एसेस्टर फेंगलुआन के सामने पहुंच चुका था, और ये देखकर एसेस्टर फेंगलुआन का भाई वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो टियाल डैन पिल भी तुम्हें ही मिलेगी। पर एक बात जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे थे, और अब तुम अचानक से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे कैसे पहुंच गए। जिसपे वांग लिन भी उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि मुझे एक्सीडेंटली एक घायल कल्टीवेटर की गोल्डन एलेक्जर मिल गई थी, और उसी को रिफाइन करने के बाद मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया। लेकिन उस एसेस्टर को यहाँ पे सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि आखिर एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर फॉल्स कोर को कैसे अचीव कर सकता है। ऐसा तो सिर्फ डार्क फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। इसलिए उस एसेस्टर को वहाँ पे वांग लिन के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, और जब वो अपनी आई साइट पावर का यूज करके वांग लिन को देखता है तो वांग लिन वाकई सच बोल रहा था, क्योंकि अभी वो वाकई फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज में ही था। इसलिए अब उस एसेस्टर का शक भी वांग लिन के ऊपर से खत्म हो गया था, जो देखकर एसेस्टर फेंगलुआन कंट्री मैप के सेकंड पार्ट को बाहर निकालते हुए कहती है, क्योंकि अब तुमने अपना सेकंड टास्क पूरा कर लिया है तो मैं तुम्हें कंट्री मैप का सेकंड पार्ट भी दे रही हूँ, और जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए अपने थर्ड टास्क को भी पूरा कर लोगे तो तब तुम दोबारा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इस कंट्री मैप का तीसरा और आखिरी हिस्सा भी दे दूंगी। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए उस मैप को चेक करता है तो उसे वहाँ पे काफी हद तक अपने कॉन्टिनेंट का रास्ता समझ आने लग गया था। इसलिए वो थोड़ा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं अपने कॉन्टिनेंट में जाने से बस एक स्टेप ही दूर हूँ। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे एसेस्टर फेंगलुआन का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे एसेस्टर फेंगलुआन वांग लिन को बताती है कि ज़ुआनवू किंगडम के सभी क्लैंस ने आपस में हाथ मिला लिया है, इसलिए ज़ुआनवू किंगडम में बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब ये बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस कंट्री मैप का बस आखिरी हिस्सा चाहिए या फिर तुम्हें टियाल डैन भी चाहिए, क्योंकि टियाल डैन को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जो कि हर कल्टीवेटर को नहीं मिलता। और अभी वो इसी तरह से वांग लिन को यहाँ पे सब बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक कल्टीवेटर भागते हुए आकर उन्हें बताता है कि फायर बर्निंग किंगडम के ऊपर लगाई हुई हमारी द ग्रेट फॉर्मेशन टूट चुकी है, और अब वो सभी फायर बेस्ड ज़ुआनवू किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन दोनों एसेस्टर्स का बस इतना ही सुनाना था कि वो दोनों एसेस्टर्स उसी वक्त वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि द ग्रेट फॉर्मेशन का टूटना कोई आम बात नहीं थी, और अगर वो फायर बेस्ड यहाँ आ गए तो फायर बर्निंग किंगडम तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, फिर ये ज़ुआनवू किंगडम भी नहीं बचेगा। और ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, उन फायर बीस्ट के किंग को मेरे हेवनली पल ने ऑब्जर्व किया था, और इसका मतलब है वो फायर बीस्ट मेरे पीछे करते हुए ही ज़ुआनवू किंगडम की तरफ आ रहे हैं। इसलिए अब जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, और भले ही मुझे वो टियाल डैन ना मिले, मैं उसके लिए यहाँ पे अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाला। मुझे अब बस किसी तरह उस कंट्री मैप के आखिरी हिस्से को भी ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी ज़ू किंगडम में वापस लौट सकूं। उसके बाद हमें एक सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग ज़ी-होंग किसी के आने का वेट कर रहा था, और उसी के साथ वो वहाँ पे थोड़ा नर्वस भी दिख रहा था। तभी ज़ाओ ज़ी-होंग भी वहाँ पे आते हुए उससे पूछती है, यंग तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसपे यंग जो कि पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा था वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, और तभी वांग लिन भी उड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर ज़ाओ ज़ी-होंग को एक झटका लगता है। वही यंग वांग लिन से कहता है, मास्टर आपने मुझे जो काम बोला था वो मैंने कर दिया है, प्लीज अब आप मेरा सोल ब्लड मुझे वापस लौटा दीजिए। यंग की ये बात सुनकर वांग लिन ने भी चुपचाप उसका सोल ब्लड उसे वापस लौटा दिया था, जिसे पाकर यंग खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, और उसको वहाँ से जाते हुए देखकर ज़ी-होंग वांग लिन को बताती है कि एसेस्टर फेंगलुआन मेरी मदर है, और एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में आने के बाद जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तो उन्हें उसी वक्त मुझ पे शक हो गया था कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने खुद ही उसके बारे में सब कुछ पता करते हुए सब कुछ खुद ही जान लिया था, और आगे जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जिसपे वांग लिन उससे कहते हैं, मैं तो उस दिन भी तुम्हारा सोल ब्लड नहीं लेना चाहता था, मैं तो बस तुमसे एक फेवर चाहता था, मुझे तुम्हारे सोल ब्लड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊं। मुझे तो बस वो कंट्री मैप चाहिए, मैं वापस अपने घर लौट सकूं, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, और उस कंट्री मैप के बगैर मेरा वापस अपने घर जा पाना इम्पॉसिबल है। वांग लिन की ये बात सुनकर ज़ी-होंग उससे कहती है कि आप दो लोगों को मारने में मेरी हेल्प करें, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो कंट्री मैप आप तक पहुँच जाएगा। और वो दोनों पर्सन कोई और नहीं, ली यंग के बचपन के फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने बचपन
बचपन से ही लियांग को बुरे कामों में लगाना शुरू कर दिया था। जियोंग की ये बात सुनकर वांग लिन काफी तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है, ओके मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। और वांग लिन को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर जियोंग भी वहाँ पे थोड़ा सैड होते हुए अपने मन में कहती है, लियांग ये बस आखिर ये कैसी चीज थी जो मैं तुम्हारे सोल के सुकून के लिए कर सकती थी। उसके बाद हम उन दोनों पर्संस को ही देखते हैं जिनके बारे में जियोंग ने वांग लिन को बताया था, और वो दोनों भी वहाँ पे लियांग के बारे में ही बातें करते हुए आपस में इश्क लड़ा रहे थे। लेकिन उन्हें ये बात कहाँ पता थी कि आज ये उनकी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि वांग लिन उन दोनों को खत्म करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका था। और उन दोनों को वहाँ पे देखकर वांग लिन भी लियांग को याद करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को मार रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारी पूरी लाइफ खराब करते हुए तुम्हें बुरे कामों में लगा दिया था। मुझे नहीं पता तुम्हारी डिवाइन सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है इन दोनों को मारने के बाद तुम्हारी सोल को खुशी जरूर मिलेगी। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक ही झटके में उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और वांग लिन वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर जियोंग मुझसे ये प्रॉमिस ना भी लेती तो मैं फिर भी तुम दोनों को मारने ही वाला था। और यहाँ पे वांग लिन का अपना प्रॉमिस पूरा करने की वजह से जियोंग ने भी अपना वादा निभाते हुए उस कंट्री मैप का आखिरी हिस्सा भी लाकर वांग लिन को दे दिया था। और जब वांग लिन उस कंट्री मैप के आखिरी हिस्से को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वापस अपने घर ज़ू किंगडम जाने के लिए डीमन सी किंगडम को क्रॉस करके जाना होगा। और डीमन सी किंगडम के बारे में कहा जाता है कि इस जगह को अर्थ का हेल कहा जाता है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से इवल कल्टीवेटर से भरी हुई है। और यहाँ पे रहने वाला हर एक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा इवल माइंडेड और क्रूअल है। और यहाँ पे मौजूद सभी क्लैंस बाहर से ही आए हुए हैं, और दुनिया भर के इवल क्लैंस ने यहाँ पे आकर कब्जा कर रखा है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी है और इवल कल्टीवेटर्स को ठंडी जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसलिए दुनिया भर के सभी इवल कल्टीवेटर्स यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये सब देखने के बाद वांग लिन वहाँ पे अपनी आर्टिस्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, ये डीमन सी किंगडम तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, और अगर मैं अपनी इस कल्टीवेशन के साथ वहाँ जाता हूँ तो मेरा वहाँ से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी वांग लिन वहाँ पे यही सब सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे ज़ुआनमू किंगडम के कल्टीवेटर की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने सामने वाली लड़की से कह रहा था, तुम्हारे 13 के 13 टीममेट्स को तो मैं मार चुका हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से बचकर मुझसे भाग जाओगी। ये सुनकर वांग लिन जब वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पे वही लड़की मूववेन दिखती है, जिसके पीछे एक बहुत ही घटिया किस्म का कल्टीवेटर पड़ा हुआ था। और मूववेन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। इवन बीच बीच में वो अपने क्लैन की पॉइजन का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर रही थी, लेकिन वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके ऊपर मूववेन के किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और मूववेन जितनी बार भी उससे वहाँ पे बचने की कोशिश करती, वो कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से मूव करते हुए बार बार उसके सामने आ जाता था। और जब दोबारा मूववेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उस कल्टीवेटर ने मूववेन के ऊपर अटैक करते हुए उसके बाजू पे एक कट भी दे दिया था, लेकिन वो दोबारा मूववेन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उसको वहाँ पे वांग लिन के होने का भी एहसास होता है। और ये एहसास होते ही उसने ऊपर से ही वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था, और उसके इस अटैक की वजह से वहाँ पे वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे हार नहीं मानता और वो काफी तेज से वहाँ से भाग के जाने लगता है। लेकिन वो कल्टीवेटर भी अब उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था, इसलिए वो अपनी थंडर लाइटिंग से वांग लिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए मजबूरन वांग लिन को भी ऊपर आना पड़ा था। और जैसे ही मूववेन की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो वो खुश होकर वांग लिन के पीछे आकर छुपते हुए उससे कहती है, सीनियर प्लीज मेरी मदद करें, ज़ुआनमू किंगडम का ये कल्टीवेटर मुझसे मेरी टियानलाई डैन को छीनना चाहता है, और अगर आप यहाँ पे मेरी हेल्प करते हैं तो वो टियानलाई डैन मैं आपको दे दूंगी। मूववेन की ये बात सुनकर ज़ुआनमू किंगडम का वो कल्टीवेटर अपने अटैक को रेडी करते हुए मूववेन से कहता है कि ये अभी इस काबिल नहीं है कि ये तुम्हारी जान बचा सके। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था, पर उसका वो अटैक उन दोनों को लग पाता उससे पहले ही वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए मूववेन को लेकर वहाँ से भाग गया था। ये देखकर उस कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पीछे जाते हुए ऊपर से उन दोनों के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन वांग लिन भी यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था, और उसी के साथ वो मूववेन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या वाकई तुम्हारे पास वो टियानलाई डैन मौजूद है। वांग लिन की ये बात सुनकर मूववेन सोचते हुए अपने मन में कहती है कि ये भी मेरी तरह फायर बर्निंग किंगडम से बिलोंग करता है, इसलिए टियानलाई डैन को ज़ुआनमू किंगडम के कल्टीवेटर्स के हाथों में देने से अच्छा है कि उस टियानलाई डैन को मैं इसे ही दे दूं। और ये सोचकर मूववेन वांग लिन को बताती है कि मेरे पास पूरी तरह से रिफाइन हुई टियानलाई डैन पिल नहीं है, वो बस अभी आधी ही रिफाइन हुई है। मूववेन की ये बात सुनकर वांग लिन थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर मूववेन उसे बताती है कि हमारे लियो हेमन क्लैन के पास पूरी तरह से रिफाइन की हुई टियानलाई डैन पिल मौजूद नहीं थी, उसे हमें खुद से ही रिफाइन करना होता है, और उसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए मुझे बस आधा घंटा और लगेगा। और अगर एक बार वो टियानलाई डैन पूरी तरह से रिफाइन हो गई तो उसे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर खाना होगा, वरना उस टियानलाई डैन पिल का कोई फायदा नहीं है। मूववेन की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे और भी तेजी से भागने लगा था, और वो उस कल्टीवेटर को भगाते हुए फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था, ताकि वो फायर बीस्ट उसे वहाँ पे खत्म कर दे। लेकिन तब तक वो कल्टीवेटर एक बार फिर से उनके काफी करीब आ चुका था, और उसने ऊपर से ही उन दोनों के ऊपर दोबारा अपनी थंडर लाइटिंग से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन वांग लिन को एक बार फिर से बाहर आना पड़ा था। और इसी तरह हमें उन लोगों के दरमियान एक बहुत ही कमाल की चेजिंग देखने को मिलती है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए काफी आगे तक देख पा रहा था, और जब उसे वहाँ पे अपने सामने फायर बीस्ट देखते हैं तो वांग लिन तो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए नीचे चला गया था। लेकिन वो कल्टीवेटर बेचारा वहाँ पे उन फायर बीस्ट की चपेट में फंस चुका था, और उन फायर बीस्ट ने एक ही झटके में उस कल्टीवेटर को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की
कोशिश कर रहा था और उन फायर बीस्ट को देखकर वुवेन थोड़ा चौंकते हुए वांग लिन से कहती है, ये फायर बीस्ट एक बार फिर से कैसे आजाद हो गए? हमें इसके बारे में जल्दी से जाकर अपने एंसेस्टर्स को बताना होगा। जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि उन लोगों को पहले से ही पता चल चुका है और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए और भी तेजी से भागने लगता है और इसी तरह से भागते भागते वहाँ पे उन दोनों को 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वांग लिन वहाँ पे अभी भी अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए काफी तेजी से भाग रहा था, जो देखकर वुवेन भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि ये लड़का अभी जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर है और ये पिछले 3 दिनों से लगातार मुझे पकड़ते हुए इसी तरह से अपने साथ भाग रहा है। इसका स्टैमिना वाकई काफी ज्यादा कमाल का है और पूरे 3 दिनों की मेहनत के बाद वो दोनों वहाँ पे डीमन कल्टीवेशन सी में आ चुके थे और यही एक वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ पे वो दोनों उन फायर बीस्ट से बच सकते थे और खुद को डीमन कल्टीवेशन सी में देखकर वुवेन थोड़ा चौंकते हुए वांग लिन से पूछती है, सीनियर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सब आप उन फायर बीस्ट से बचने के लिए कर रहे हैं? जिसपे वांग लिन हाँ में बस अपना सर हिलाता है और वो उस डीमन कल्टीवेशन सी को देखकर सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये जगह तो जितना मैंने सोची थी उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कोल्ड थी कि वुवेन को तो वहाँ पे ठंड लगने लगी थी। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वो सभी फायर बीस्ट भी डीमन कल्टीवेशन सी के बॉर्डर पे आ चुके थे, लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो डीमन कल्टीवेशन सी में एंटर कर गए तो वो सभी वहीं पे मारे जाएंगे। और तभी उन सभी फायर बीस्ट का लीडर उसे से रोर करते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है और जैसे वो सभी फायर बीस्ट डीमन कल्टीवेशन सी में एंटर करते हैं तो वो सभी वहाँ पे एंटर करते ही मारे जा रहे थे, जो देखकर वांग लिन वुवेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द कोई अच्छी सी केव ढूंढनी होगी जहाँ पे हम उस टैनली डैनपेल को अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए उसकी पावर को कंज्यूम कर सकें, क्योंकि उस पेल की पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के बाद ही मैं नेसेंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और नेसेंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद ही मैं इस डीमन कल्टीवेशन सी में सर्वाइव कर पाऊंगा, वरना तो यहाँ केवल कल्टीवेटर्स हमें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन खुद को और वुवेन को उन फायर बीस्ट से बचाने के लिए डीमन कल्टीवेशन सी के अंदर आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां खुद को डेवल ऑफ सी के अंदर देखकर वुवेन थोड़ा डरते हुए कहती है, इस डेवल ऑफ सी के बारे में कहा जाता है कि ये चारों तरफ से डेवल कल्टीवेटर से भरी हुई है, इसलिए ज्यादातर कल्टीवेटर्स तो डर के मारे यहाँ पे आ ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात मेरे जैसे एक फीमेल कल्टीवेटर की, तो फीमेल कल्टीवेटर्स के बारे में कहा जाता है कि डेवल सी के अंदर ज्यादा फीमेल कल्टीवेटर्स नहीं है, इसलिए अगर कोई फीमेल कल्टीवेटर गलती से यहाँ पे आ जाए तो और उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो तो उसका अंजाम क्या होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। और ये कहते कहते वो यहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो गई थी, पर तभी सामने से एक सोर्स से उनके ऊपर हमला होता है, जिसे वुवेन तो सेंस नहीं कर पाती, लेकिन वांग लिन ने पहले उसे सेंस कर लिया था, इसलिए वो टाइम रहते ही वुवेन को हमले से बचा लेता है। लेकिन तभी ऊपर आसमान से एक बार फिर से एक बहुत बड़ी जेट सोर्स से उनके ऊपर हमला होता है, जिससे वांग लिन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करने लगता है। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर वुवेन को वहाँ पे कोई पकड़ लेता है, लेकिन वांग लिन ने ना सिर्फ यहाँ पे उस जेट सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वांग लिन बहुत ही तेज से मूव करते हुए जाकर अपनी फ्लाइंग सोर्ड की मदद से वुवेन को भी उन कल्टीवेटर्स के कब्जे से छुड़ाते हुए बचा लेता है। जिसके बाद वांग लिन एक कॉल टून में उन सभी से कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो। वांग लिन की ये बात सुनते ही उसके सामने 3 फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं, जिन्हें देखकर बेचारी वुवेन तो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो डरते हुए कहते हैं, ये सभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, मुझे नहीं लगता सीनियर एक साथ इन तीनों का सामना कर पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से वांग लिन को भागने के लिए कहती है। लेकिन वांग लिन तो अभी भी उन सभी को उसी तरह से गुस्से से देख रहा था, जो देखकर उनमें से एक कल्टीवेटर आगे आते हुए वांग लिन से कहता है, लड़के ये हमारे डाउजी के लैंड की टेरिटरी है और तुम लोगों ने यहाँ पे घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़की को यहीं पे छोड़कर चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वांग लिन कॉल टून में उनसे कहता है, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक ही झटके में उन तीनों को खत्म कर देता है, जो देखकर बेचारी वुवेन को भी एक झटका लगता है। कहाँ वो उन कल्टीवेटर से बचकर भागने का सोच रही थी, और अब जब वांग लिन ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन तीनों को खत्म कर दिया तो उस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। वहीं उन तीनों कल्टीवेटर्स के स्पेस बैग उड़ते हुए वांग लिन के पास आ गए थे, जो देखकर वुवेन भी खुद को शांत करते हुए वांग लिन से पूछती है, सीनियर आपने उन तीनों को कैसे मारा? क्या आपने उन तीनों को मारने के लिए अभी अभी डेथ स्पेल का यूज किया था? जिसपे वांग लिन कॉल टून में उससे कहता है, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और ये तुम किस डेथ स्पेल के बारे में बात कर रही हो? जिसपे वुवेन उसे बताती है कि मैंने अपनी क्लैन की एक एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में वो कल्टीवेटर जो कि डेविल के रास्ते के ऊपर चलते थे, वो लोग यही डेथ स्पेल वाली इविल टेक्निक का यूज करते थे। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 अलग अलग टाइप की एनर्जीज की जरूरत होती है, जिसमें से एक यिन एनर्जी है जो कि फीमेल कल्टीवेटर्स के अंदर पाई जाती है, और एंशिएंट टाइम में डेविल कल्टीवेटर्स यिन एनर्जी को हासिल करने के लिए फीमेल कल्टीवेटर्स को मारकर उनके ब्लड को पिया करते थे। उसके बाद सेकंड एनर्जी आती है डेड एनर्जी, और थर्ड एनर्जी में किलिंग एनर्जी आती है, और इन तीनों एनर्जीज को आपस में मर्ज करते हुए डेथ स्पेल टेक्निक को प्रैक्टिस किया जाता था। और इस वर्ड
में चांदी ऐसे लोग हैं जो कि उस डेथ स्पेल को पूरी तरह से मास्टर कर पाए थे। मूवेन की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, अगर इस लड़की को मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डेथ स्पेल की तरह लग रही है तो इसका मतलब है मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डेथ स्पेल का एक क्लोन है। इसलिए अब आगे से मुझे इसकी एग्जिस्टेंस को छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वो मूवेन से कहता है, जब टियानली डैन पिल रेडी हो जाएगी तब मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, और एक बार मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाऊं उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने तब तक मेरे खिलाफ जाने की या मेरे खिलाफ साजिश करने की कोई भी कोशिश की तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर मूवेन अपने मन में कहती है, ये लड़का तो मुझे डेविल ऑफ सी के अंदर मौजूद डेविल कल्टीवेटर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये कहते हुए वो भी वहाँ पे वांग लिन के पीछे चली गई थी और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वांग लिन जो कि वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए आगे तक देख रहा था, उसे सामने वाली वैली के अंदर एक केव दिखती है और उस केव को देखते ही वांग लिन उस वैली के सामने आकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस वैली की दीवार के अंदर एक होल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वैली की दीवार बहुत ही ज्यादा सख्त थी, इसलिए वांग लिन ऐसा नहीं कर पाता। जो देखकर मूवेन उससे कहती है कि इन जैसी वैलीज की दीवारें बहुत ज्यादा सख्त होती हैं, जिनको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों को इस वैली के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन वांग लिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक साथ 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उस वैली की दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। और वांग लिन को इस तरह से एक साथ 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए देखकर मूवेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वहीं अब की बार वो दीवार भी वांग लिन के अटैक को नहीं रोक पाती और उस दीवार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने स्पिरिट क्रिस्टल्स का यूज करते हुए उस केव के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगता है। लेकिन मूवेन को वो शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने मन में कहती है ये तो एक ऑर्डिनरी शील्ड है जिसे कोई भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पे काफी लंबे समय तक रहने वाला हूँ और अगर कोई डेविल कल्टीवेटर या डिमोनिक बीस्ट इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए इस केव के अंदर आ गया तो मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाऊंगा और तुम्हें वहाँ पे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। वांग लिन कैसा कहते ही मूवेन को वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के रोर करने की आवाजें आने लगती है, जिन्हें सुनकर मूवेन वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट की बोन्स का यूज करते हुए नाइट बोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। और उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करते करते मूवेन को 3 घंटे लग गए थे, लेकिन मूवेन की नाइट बोन फॉर्मेशन की वजह से वांग लिन की शील्ड के ऊपर 214 लेयर्स और भी आ गई थी, जिससे अब कम से कम कोई फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और उस फॉर्मेशन को लगाने के बाद मूवेन वांग लिन से कहती है ये अभी इस फॉर्मेशन का सिर्फ 3rd लेवल ही है और अगर हमें इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें स्पिरिट बीस्ट की बोन्स की जरूरत होगी। जिसपे वांग लिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए मूवेन से कहता है ओके ठीक है, और ये कहकर वो मूवेन को पहले उस केव के अंदर जाने के लिए कहता है। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवेन भी डरते हुए उस केव के अंदर चली गई थी और यहाँ पे दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। और जैसे वो दोनों उस केव के अंदर आते हैं तो मूवेन उस केव की कंडीशन को देखते हुए कहती है, इस केव की कंडीशन को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई रहता था। और ये कहकर वो वहाँ पे थोड़ा डरते हुए वांग लिन से पूछती है, सीनियर अब क्या मैं आपके लिए टियानली डैन पिल को रिफाइन करूं? जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं कि तुम्हारी रिफाइन की हुई पिल के अंदर पॉइजन नहीं होगा। जिसपे मूवेन डरते हुए वांग लिन से कहती है, सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, फिर भला मैं आपको ही धोखा देकर कैसे मार सकती हूँ? जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि ये कल्टीवेशन वर्ड है और इस कल्टीवेशन वर्ड में कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए जब तक मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर जाता तब तक तुम्हें अपना सोल ब्लड मेरे हवाले करना होगा। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवेन ने भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपना सोल ब्लड वांग लिन के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वांग लिन के बगैर वो एक पल के लिए भी लेवल ऑफ सी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद वांग लिन वहाँ पे अपने कलेक्ट किए हुए सभी स्पेस बैग्स को बाहर निकालते हुए मूवेन से कहता है कि इन स्पेस बैग के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिनसे तुम आसानी से टियानली डैन पिल को रिफाइन कर सकती हो। और जब मूवेन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पेस बैग्स को चेक करती है तो उन सभी स्पेस बैग्स के अंदर बहुत ही खास किस्म की रूट्स और ट्रायल्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर मूवेन खुश होते हुए वांग लिन से कहती है, सीनियर इन ट्रायल्स का यूज करते हुए न सिर्फ मैं आपके लिए टियानली डैन पिल को रिफाइन कर सकती हूँ बल्कि उसी के साथ साथ मैं और भी काफी कुछ रिफाइन कर सकती हूँ। जिसपे वांग लिन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है ओके तुम्हें जो करना है करो पर जल्दी करो। जिसपे मूवेन उससे कहती है, सीनियर आप परेशान ना हो, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, पर टियानली डैन पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता मेरी 9 बोन फॉर्मेशन भी इतने लंबे समय तक टिक पाएगी। जिसपे वांग लिन उसके पास आते हुए कहता है, आज मैं इस फॉर्मेशन से बाहर जाते हुए इस डेविल सी को एक्सप्लोर करूंगा और वापसी पे अपने साथ स्पिरिट बीस्ट के बोन्स को भी लेकर आऊंगा ताकि हम इस डिफेंस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा सकें, और हो सकता है मुझे वापस आते आते 3 से 7 दिन तक का टाइम लग जाए। और ये कहकर वांग लिन वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, वेपन्स को रिफाइन करने वाली टेक्निक जो कि मुझे वार गॉड ऑफ टेंपल से मिली थी उसके लिए भी मुझे बहुत सारी स्पिरिट बीस्ट बोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी डेड स्पिरिट बीस्ट की बोन्स को ढूंढना ही होगा। और अभी वांग लिन ये सब सोचते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मूवेन पीछे से उसे रोकते हुए कहती है, सीनियर क्या आप वापसी पे मेरे लिए एक अल्केमी फर्नेस भी लेते आएंगे? मूवेन की यह बात सुनकर वांग लिन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर बेचारी मूवेन डरते हुए उससे कहती है, टियानली डैन पिल
को रिफाइन करने के लिए हमें एक हाई ग्रेड के फर्नेस की जरूरत होती है, जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। मूवेन की यह बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे उसे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम वांग लिन को डेविल ऑफ सी की गहराइयों के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाते हुए वांग लिन अपने मन में कह रहा था कि उस जेड मैप के मुताबिक डेविल ऑफ सी की गहराइयों में काफी सारे स्पिरिट बीस्ट की डेड बॉडीज मौजूद है। अगर मुझे वहाँ पे किसी एक भी हाई ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट की डेड बॉडी मिल गई तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जब वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए आगे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वांग लिन एक डेविल स्माइल करते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ गया था। और वहाँ पे डाउजी क्लैन के कल्टीवेटर संगमुया, जो कि कंडेंसिंग स्टेज की 15th लेवल के ऊपर था, वो वहाँ पे अपनी साथी कल्टीवेटर को मारते हुए उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वांग लिन भी वहाँ पे उसके पीछे पहुंच जाता है। और जब वो वांग लिन को अपने इतने पास देखता है तो वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मैं इस पर्सन की प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पाया, इसका मतलब है ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये सोचकर संगमुया वांग लिन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, सीनियर क्या आपका ये जूनियर डिसेबल आपसे पूछ सकता है कि आपके यहाँ पे आने की वजह क्या है। जिस पे वांग लिन उसके पास आकर उसके स्पिरिट बीस्ट बोन को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो ये स्पिरिट बीस्ट बोन है तुम्हें ये कहाँ से मिली। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम संगमुया को देखते हैं जो वांग लिन को उसी जगह की तरफ ले जा रहा था जहाँ पे उसे वो स्पिरिट बोन मिली थी। और जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक बीस्ट की स्पिरिट बोन्स पड़ी हुई थी। और अभी वांग लिन वहाँ पे मौजूद स्पिरिट बोन्स को चेक कर ही रहा था कि तभी संगमुया वांग लिन को जगह के बारे में बताते हुए पीछे से अचानक ही अपने स्पिरिट बीस्ट से वांग लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में खत्म कर देता है। और संगमुया के साथ साथ उसका स्पिरिट बीस्ट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके बाद वांग लिन उसके स्पेस बैग को भी अपने पास बुला लेता है और वांग लिन को स्पेस बैग से एक डेविल फ्लैग मिलता है जिसका यूज सोल्स को पकड़ने के लिए किया जाता था। और वांग लिन वहाँ पे संगमुया की सोल को भी उसके अंदर अब्सॉर्ब करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वांग लिन को वहाँ पे कोई भी स्पिरिट बोन पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा डेविल सी की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। और वहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता वांग लिन ऑलमोस्ट डेविल सी की इनर वैली के पास पहुंच चुका था। और इनर वैली के पास पहुंचते ही वांग लिन वहीं पे रुक गया था, क्योंकि इनर वैली के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट पाए जाते हैं, इनका लेवल नेशन सोल लेवल से भी कई ज्यादा होता है। और अभी वांग लिन वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने सामने एक सी ड्रैगन दिखता है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो वांग लिन को देखते हुए जोर से रोर करता है तो उसके प्रेशर की वजह से वांग लिन वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था। और अपने सामने एक रियल सी ड्रैगन को देखकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और उसकी पावर को देखते हुए वांग लिन अपने मन में कहता है, इसकी पावर तो एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है। पर वो सी ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए रोर करते वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहाँ पे उस सी ड्रैगन को लेकर जाने लगता है। उसके बाद हमें वहाँ पे 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवेन अभी भी उसी केव के अंदर बैठी हुई पिल्स को रिफाइन कर रही थी। और साथ साथ उसे वहाँ पे वांग लिन की चिंता भी सता रही थी, क्योंकि वांग लिन उसे वहाँ पे 7 दिन का कहकर गया था और अब उसे गए हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। इसलिए मूवेन को वहाँ पे वांग लिन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पे वांग लिन की आवाज आती है, जो उसे फॉर्मेशन ओपन करने के लिए कह रहा था। और वांग लिन की आवाज सुनते ही मूवेन भी खुश होकर भागते हुए उस केव के बाहर आ जाती है, जहाँ वांग लिन अपने साथ उस ड्रैगन को भी ले आया था। पर इस बीच उस ड्रैगन को मारते हुए उसे भी काफी सारी इंजरीज आई थी। लेकिन वांग लिन अपनी इंजरीज को इग्नोर करते हुए मूवेन से कहता है, मुझे उम्मीद है इस ड्रैगन की स्पिरिट बोन्स तुम्हारी डिफेंस फॉर्मेशन की पावर्स को बढ़ाने के लिए काफी होंगी। जिसमें मूवेन भी खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। और अगर हम इस ड्रैगन की बोन्स का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाए तो इसे कोई नेशन सोल लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं तोड़ पाएगा। और क्योंकि हम इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए ड्रैगन बोन का यूज कर रहे हैं तो इसलिए अब से इस फॉर्मेशन का नाम 9 बोन ड्रैगन फॉर्मेशन होगा। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बीच मूवेन की नजर वांग लिन की इंजरी के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो वांग लिन को वहीं पे आवाज देकर रोक देती है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने एक डैगर का यूज करके उस ड्रैगन की कोर और उस ड्रैगन के ब्लड को एक शीशे के अंदर भरकर उसे वांग लिन को देती हुई कहती है, ये ड्रैगन कोर एक ही पल में आपकी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक कर देगी और ये ड्रैगन ब्लड आपकी फॉर्मेशन स्पीड को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मूवेन की ये बात सुनकर वांग लिन भी चुपचाप उससे वो दोनों चीजें लेकर केव के अंदर आ जाता है। और जब वो केव के अंदर इंटर करता है तो वो केव पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और उसी के साथ वांग लिन को वहाँ पे काफी सारी अलग अलग टाइप की पिल्स और एलेक्सेस भी दिखते हैं। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए उस केव के और अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी फ्लाइंग सोर्स का यूज करते हुए नीचे जमीन में एक होल बनाते हुए उसके अंदर चला जाता है। और उस जगह को देखकर वांग लिन अपने मन में कहता है, ये जगह इनर वैली की जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। उसके बाद वांग लिन वहाँ पे बैठकर सबसे पहले ड्रैगन कोर को खाता है, जिसको खाते ही वांग लिन की सारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और उसके बाद वांग लिन वहाँ पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और अब उसने यहाँ पे ठान ली थी कि वो कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करके रहेगा। और जहाँ एक तरफ वांग लिन अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मूवेन भी उस ड्रैगन की स्किन का यूज करते हुए आर्मर बना रही थी। और वांग लिन यहाँ पे जितनी बार भी थकता वो अपने हेवनली पल्स से अपग्रेड किए हुए पानी को पीकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर लेता था। और इसी तरह वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते अपनी सेकंड कोर फॉर्मेशन को भी कंडेंस कर लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पे उसी सोल कैचर फ्लैग को बाहर निकाल कर उससे एक सोल को बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डाल देता है। और उस सोल
सोल को वो अपने डेविल सोल को खिला देता है और जैसे ही डेविल सोल वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी वाली सोल को खाता है तो वांग लिन डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मुझे धोखा देकर कैसे भागते हो। वहीं दूसरी तरफ वू वैन ने भी ड्रैगन स्किन का यूज करते हुए वहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव आर्मर बना दिए थे और तभी वांग लिन उस जगह से बाहर आते हुए वू वैन से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर वू वैन वो दोनों आर्मर ले जाकर वांग लिन को दिखाती है और वो उस आर्मर के बारे में वांग लिन को बताती है कि ये आर्मर किसी भी वेपन और पॉइजन के अटैक को रोक सकता है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे सिर्फ एक ही आर्मर को लेता है और दूसरा उसने वहाँ पे वू वैन को ही दे दिया था, जिसकी वजह से वू वैन के दिल में वांग लिन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब उसका वांग लिन को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और उसके बाद हमें वहाँ पे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन ने अपनी थर्ड कोर फॉर्मेशन को भी कंडेंस कर लिया था और अब वो कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर था। लेकिन इसी एक कदम को पार करना वांग लिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन आज उसने यहाँ पे ठान ली थी कि वो कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करके रहेगा, इसलिए वो जबरदस्ती वहाँ पे उन तीनों कोर फॉर्मेशन के पास को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। पर इस तरह फोर्सफुली ऐसा करने की वजह से वांग लिन की इंटरनल मेरिडियंस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वांग लिन वहीं पे बेहोश होते हुए कोमा में चला गया था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे बेहोश होता है तो वो डेविल सोल बाहर आते हुए कोल टून में कहता है, फाइनली आज मैं आजाद हुई क्या। और उसी के साथ वो वहाँ पे वांग लिन की बॉडी की तरफ जाते हुए कहता है, मास्टर ओ मास्टर, अब से तुम्हारी अमेजिंग बॉडी मेरी होने वाली है, जिसके बाद तुम्हारी सोल मेरी गुलाम बन जाएगी। और ये कहकर वो डेविल सोल वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर घुसने लगता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए तीनों कोर्स को कंडेंस कर लिया था। लेकिन जब वांग लिन ने उन तीनों को मर्ज करने की कोशिश की थी तो वांग लिन वहीं पे गिरकर बेहोश होते हुए कोमा में चला गया था, जिसका फायदा उठाकर डेविल सोल उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो डेविल सोल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कहीं वांग लिन ये सब जानबूझ के न कर रहा हो उसकी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए। लेकिन साथ साथ वो डेविल सोल ये भी सोच रहा था कि शायद मुझे इसे मारने का इससे और अच्छा मौका कभी ना मिले। और यही सोचकर वो दोबारा वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वांग लिन के पास जाकर वो दोबारा वहाँ पे रुक गया था। और इसी कंफ्यूजन में ही डेविल सोल ने वहाँ पे अपने 3 दिन वेस्ट कर दिए थे। लेकिन आज यानी चौथे दिन डेविल सोल फैसला ले चुका था कि वो वांग लिन को मारकर यहाँ से भाग जाएगा। और ये सोचकर जैसे ही वो वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक ही उसे अपनी पूरी बॉडी में डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के झटके लगने लगते हैं। और उन झटकों की वजह से डेविल सोल उड़ता हुआ वांग लिन की बॉडी से दूर जा गिरा था। और ये देखकर डेविल सोल वहाँ पे डर के मारे हैरान होते हुए कहता है, आखिर इस लड़के की ये डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी मेरे अंदर कैसे आ गई। और ये कहते ही डेविल सोल को वहाँ पे याद आता है कि कैसे वांग लिन ने सामने से उसे एक सोल को खाने दिया था। और ये सोचकर डेविल सोल वहाँ पे परेशान होते हुए खुद से ही कहता है, आखिर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। इस लड़के ने चालाकी से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी मेरे अंदर डाल दी और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं चला। अब मैं क्या करूंगा, अब ना तो मैं इसे मार सकता हूँ और ना ही आप इसे छोड़कर भाग सकता हूँ। और ये सब सोचकर वो डेविल सोल सैड होते हुए वहीं पे वांग लिन की बॉडी के पास बैठ गया था। और इसी तरह वहाँ पे काफी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद आखिरकार वांग लिन को भी होश आ जाता है। और वांग लिन वहाँ पे उठते हुए खुद से ही कहता है, मुझे उन तीनों कोर्स को मर्ज करने के मेथड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ वांग लिन यहाँ पे ये भी समझ गया था कि ये इस बॉडी की लिमिट है और इससे ज्यादा ये बॉडी और ज्यादा कोल्ड नहीं सह पाएगी। ये सब सोचकर वांग लिन खुद से ही कहता है, आखिर दूसरे कल्टीवेटर्स कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए क्या करते होंगे। मुझे भी जल्द से जल्द कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और ये सारी बातें सोचकर वांग लिन वहाँ पे खड़े होते हुए डेविल सोल के पास आता है। और वांग लिन को अचानक अपने पास देखकर वो डेविल सोल डर के मारे वांग लिन से पीछे हटते हुए उससे कहता है, मास्टर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस बाहर आकर आपकी बॉडी को गार्ड कर रहा था। ये सुनकर वांग लिन कोल टून में उसे दोबारा फ्लाइंग सूट के अंदर जाने के लिए कहता है। वांग लिन की ये बात सुनकर वो डेविल सोल भी डरते हुए चुपचाप वहाँ पे फ्लाइंग सूट के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वू वैन को देखते हैं जो कि अलग अलग वहाँ पे स्पीचर रूट्स का यूज करके पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ उसे यहाँ पे वांग लिन की काफी ज्यादा फिक्र भी हो रही थी। वो वांग लिन के बारे में सोचते हुए खुद से ही कहती है, उसे यहाँ से गए हुए काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता उसके लिए कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि हमारे फायर बर्निंग किंगडम के सबसे बड़े जीनियस को भी कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरे 30 साल लग गए थे। और अभी वू वैन यहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी वांग लिन भी वहाँ पे आ जाता है, जिसको देखते ही वू वैन को एक झटका लगता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, इसकी कल्टीवेशन तो वाकई पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इतने कम समय में इसने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना लिया। लेकिन इस सब के साथ साथ वू वैन को यहाँ पे वांग लिन से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक वांग लिन डेथ स्पेल वाली इवल टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको पूरी तरह से मास्टर करने के लिए
फीमेल यिन एनर्जी की भी जरूरत होती है। और यही सोचकर मूवैन को यहाँ पे वंगलिन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और जैसे जैसे वंगलिन वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ रहा था तो धीरे धीरे वहाँ पे उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन वंगलिन वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा सी ड्रैगन के स्केलेटन के पास चला गया था। और वो सी ड्रैगन के स्केलेटन के कलर को देखकर मूवैन से सवाल करते हुए पूछता है कि सी ड्रैगन स्केलेटन का कलर पर्पल क्यों हो गया है। जिसपे मूवैन थोड़ा डरते हुए वंगलिन को बताती है कि इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर चारों तरफ पॉइजन फैला हुआ था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी स्पिरिट बोन्स का कलर चेंज हो रहा है। मूवैन की ये बात सुनकर वंगलिन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उस पॉइजन को देखकर मूवैन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है। और जब ये सी ड्रैगन जिंदा था तो तब तो इसकी बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइजन का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। जिसपे मूवैन उसे जवाब देते हुए बताती है कि ड्रैगन की बॉडीज के अंदर एक खास तरह का टॉक्सिक केमिकल होता है जो कि उन्हें किसी भी किस्म के पॉइजन से बचाता है। लेकिन अब क्योंकि ये ड्रैगन मर चुका है तो इसलिए धीरे धीरे अब वो पॉइजन इसकी स्पिरिट बोन्स को अपनी चपेटे में ले रहा है। मूवैन की ये बात सुनकर वंगलिन को अचानक ही वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहता है अगर मेरी ये बॉडी कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मुझे अपनी इस बॉडी को ही पूरी तरह से कोल्ड बना देना चाहिए। और ये सोचकर वंगलिन उस सी ड्रैगन के स्कल को अपने पास रख के यहाँ से जाते हुए मूवैन से कहता है जब मैं कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें आजाद करते हुए तुम्हें तुम्हारे क्लैन में वापस छोड़ आऊंगा। और ये कहकर वंगलिन वहाँ से सीधा डेविल सी की 14th वैली के अंदर आ गया था क्योंकि ये जगह डेविल सी की सबसे ठंडी जगह थी जो कि वंगलिन की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। और 14th वैली में आने के बाद वंगलिन धीरे धीरे वहाँ से नीचे जाने लगता है। लेकिन एक पॉइंट पे आकर वंगलिन वहीं पे रुक जाता है क्योंकि वो जगह इतनी ज्यादा ठंडी थी कि वो वंगलिन की कोल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी को भी फ्रीज कर रही थी, जो देखकर वंगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए अपनी तीनों कोर्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन चलिए आइए तब तक हम जान लेते हैं कि वंगलिन के डेविल सी में आने के बाद ज़ुआनवू किंगडम में क्या क्या हुआ। तो वंगलिन के डेविल सी में आ जाने की वजह से ज़ुआनवू किंगडम में फायर बीस्ट की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई थी। लेकिन वहाँ पे अभी भी फायर बर्निंग किंगडम और ज़ुआनवू किंगडम के दरमियान जंग उसी तरह से चल रही थी। और इसी तरह गुजरते वक्त के साथ साथ फायर बर्निंग किंगडम पूरी तरह से अपने पैर ज़ुआनवू किंगडम में जमा चुका था, जिसकी वजह से अब फायर बर्निंग किंगडम के लोग ज़ुआनवू किंगडम के लोगों पर भारी पड़ रहे थे, जिसको देखते हुए मजबूरन ज़ुआनवू किंगडम को भी फायर बर्निंग किंगडम को एक्सेप्ट करना पड़ा। और इस तरह उन दोनों किंगडम्स के दरमियान समझौता हो गया। और रही बात वंगलिन की, तो वंगलिन अभी भी 14th वैली की डेप्थ में बैठा हुआ अपने पूरे दिलो जान से कल्टीवेट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। और यहाँ पे उसका हेमली पल भी उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए अपना पूरा फोकस अपने प्रैक्टिस के ऊपर लगा पा रहा था। और इसी तरह वहाँ पे कल्टीवेट करते करते वंगलिन को वहाँ पे 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाता है। लेकिन वो अभी भी वहाँ पे उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन वहाँ पे इंप्रूव हो रही थी वैसे वैसे वो धीरे धीरे 14th वैली के और भी नीचे जाता जा रहा था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी भी जमने लगी थी। उसके बाद हमें पूरे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वंगलिन अभी भी उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे उसकी आधी से भी ज्यादा बॉडी बर्फ में जम चुकी थी, पर अभी भी वो वहाँ पे उन तीनों कोर्स को आपस में मर्ज नहीं कर पाया था। और इसी तरह देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और अब वंगलिन वहाँ पे 14th वैली के बिल्कुल निचली सतह पे आ गया था। और वहाँ पे वंगलिन के फेस के अलावा उसकी पूरी बॉडी बर्फ में जम चुकी थी। लेकिन आज फाइनली वंगलिन अपनी तीनों कोर्स को मूव करने में कामयाब हो गया था। और जैसे वो उन तीनों कोर्स को आपस में जोड़ते हुए मर्ज करने की कोशिश करता है तो इस बीच वंगलिन का फेस भी फ्रीज हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वंगलिन वहाँ पे हार नहीं मानता। आज उसने ठान ली थी कि आज वो उन तीनों कोर्स को आपस में मर्ज करके रहेगा। और इसी तरह बहुत ज्यादा मेहनत के बाद वंगलिन ने आखिरकार उन तीनों कोर्स को आपस में मर्ज करते हुए कोर फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर ही दिया था। और ऐसा होते ही वंगलिन की बॉडी के ऊपर जो बर्फ जम चुकी थी वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी के साथ वहाँ पे वंगलिन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड ऑरा निकलने लगा था। और वंगलिन उस कोल्ड को देखते हुए खुद से ही कहता है इसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने का मेरे पास एक ही मौका है, और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरे 3 सालों की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और मुझे दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वंगलिन अपनी इस मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि अगर उसके पास ट्यान डैन पिल हुई तो बहुत ही इजीली कोर फॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस को वहीं पे रोक देता है। पर 3 सालों की इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की वजह से अब वंगलिन वहाँ पे अपनी आइस फ्लेम को भी समन कर पा रहा था, जिसको देखते हुए वंगलिन खुद से ही कहता है ये तो कोर फॉर्मेशन रियल और डेथ फॉरबिडन रियल में ब्रेक थ्रू करने के असरात है। लेकिन अभी वंगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने नीचे बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट की बोन्स दिखाई देती है, जो देखकर वंगलिन 14th वैली की आखिरी लेयर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए नीचे चला जाता है। और वो जगह देखने में बिल्कुल स्पिरिट बीस्ट के कब्रिस्तान की तरह लग रही थी, क्योंकि वो जगह चारों तरफ से स्पिरिट बीस्ट के बोन से भरी हुई थी। और उन स्पिरिट बोन्स को देखकर अचानक ही वंगलिन को वार गॉड ऑफ टेंपल वाली वेपन रिफाइनिंग टेक्निक की याद आती है, जिसके लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिएक्टर यानी वेपन फर्नेस की जरूरत थी, जिसको सिर्फ एक हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट की बोन से ही बनाया जा सकता था। इसलिए वंगलिन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक एक करके वहाँ पे सभी स्पिरिट बोन्स को चेक करने लगता है। लेकिन उसे वहाँ पे वेपन रिफाइनिंग के लिए कोई भी सूटेबल स्पिरिट बोन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वंगलिन यहाँ पे लेवल 10 का फर्नेस बनाना चाहता था, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में भी सिर्फ चंद ही लोगों के पास थे। और तभी वंगलिन वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए चारों तरफ अपनी पावर को फैला देता है, और वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक साथ उन सभी स्पिरिट बोन्स को चेक करने लगता है। पर उसकी पावर को वहाँ पे कोई भी स्पिरिट बोन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो सभी स्पिरिट बोन्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। लेकिन इस बीच एक स्पिरिट बीस्ट का स्कल वंगलिन की पावर को बर्दाश्त कर लेता है, जो देखकर वंगलिन भी सीधा उसी स्पिरिट बीस्ट के स्कल के पास आ गया था। लेकिन वो स्पिरिट स्कल भी सिर्फ एक नाइट ग्रेड का रिएक्टर
यानी फर्नेस बनने के लायक था, जो देखकर वंगलिन वहाँ पे खुद से ही कहता है इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी मुझे सिर्फ ये 9th ग्रेड का ही फर्नेस मिला है, जबकि वेपन रिफाइनिंग के लिए मुझे 10th ग्रेड के फर्नेस की जरूरत थी। लेकिन अब क्योंकि वंगलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था तो इसलिए वो उसी 9th ग्रेड के फर्नेस को ही वेपन रिफाइनिंग के लिए यूज करने लगता है। पर वंगलिन यहाँ पे ये बात नहीं जानता था कि उसे जो वॉर ऑफ टेम्पल से वेपन रिफाइनिंग की टेक्निक मिली थी उसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ भी यूज करने के लिए सिर्फ 6th ग्रेड के फर्नेस की जरूरत थी। पर वंगलिन तो उस टेक्निक के लिए एक 9th ग्रेड के फर्नेस का यूज कर रहा था, इसलिए वंगलिन को यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी और उसी के साथ उसके रिफाइन किए हुए वेपन्स की पावर्स भी नॉर्मल वेपन से डबल होने वाली थी। उसके बाद वंगलिन वहाँ पे अलग अलग ट्रेस को उस फर्नेस के अंदर डालते हुए अपनी फ्लाइंग सोर्ड को बाहर निकालकर उससे डेवल सोर्ड को बाहर आने के लिए कहता है। डेवल सोर्ड के बाहर आते ही वंगलिन ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को अपग्रेड करने के लिए उसी फर्नेस के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते सिर्फ थोड़ी ही देर में फ्लाइंग सोर्ड वहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए एक आइस फ्लाइंग सोर्ड में चेंज हो जाती है, जिसके अंदर अब काफी सारी नई और कमाल की पावर्स भी आ गई थी, जो देखकर वंगलिन के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सोर्ड को अपनी बॉडी के अंदर ही रख लिया था, जैसे वो फ्लाइंग सोर्ड उसकी बॉडी का ही एक हिस्सा हो। जो देखकर डेवल सोल वंगलिन से पूछता है, मास्टर आपने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को तो अपने अंदर रख लिया, तो मैं कहाँ पे रहूंगा? जिसपे वंगलिन उसी वक्त वहाँ पे एक और मैजिक वेपन को रिफाइन करते हुए डेवल सोल को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। और ये सब करने के बाद वंगलिन वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, अब बस मुझे टियानली डैन पिल की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा और टियानली डैन पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे उस लड़की के लिए एक हाई ग्रेड के फर्नेस को ढूंढना होगा। इसलिए वंगलिन डेवल सी की नैनो सिटी की तरफ जाता है, जो कि डेवल सी की 998 सिटीज में से एक थी। उसके बाद हम वंगलिन को एक अलग ही रूप में नैनो सिटी के पवेलियन हाउस के सामने देखते हैं, जहाँ पे वो मूवमेंट के लिए एक हाई ग्रेड के फर्नेस को ढूंढने के लिए आया हुआ था। और जैसे ही वंगलिन वहाँ पे उस पवेलियन हाउस के अंदर जाता है तो वहाँ पे मौजूद एक कल्टीवेटर अपनी पावर का यूज करते हुए वंगलिन के पावर लेवल को चेक करने की कोशिश करता है। यहाँ पहले तो उसे वंगलिन फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर लग रहा था, लेकिन अचानक ही वहाँ पे वंगलिन का ऑरा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अब वंगलिन उस कल्टीवेटर को कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर लग रहा था। जो देखकर वो कल्टीवेटर भी चौंकते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ये स्किल तो आज तक कभी गलत नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ये पर्सन अचानक ही कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू तो नहीं कर गया? लेकिन वो पर्सन वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वंगलिन के पास आता है और उससे पूछता है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? इसमें वंगलिन उससे एक हाई ग्रेड एल्केमी फर्नेस के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो पर्सन वंगलिन को अपने साथ 3rd फ्लोर पे चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वंगलिन वहाँ से जाने लगता है तो तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इसलिए वंगलिन वहाँ से जाते हुए उस पर्सन के ऊपर नजर रखने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के एक टुकड़े को वहीं पे छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन वंगलिन को 3rd फ्लोर के ऊपर अपने मास्टर के पास ले जाता है और वो पर्सन वहाँ पे अपने मास्टर को वंगलिन के बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है, इन्हें एक हाई ग्रेड एल्केमी फर्नेस की जरूरत है। और ये कहते हुए वो पर्सन खुद वहाँ से भाग गया था। इसके बाद वो मास्टर वहाँ पे वंगलिन को अलग अलग एल्केमी फर्नेस दिखाने लगता है, लेकिन वंगलिन को उनमें से कोई भी फर्नेस पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सभी एल्केमी फर्नेस टियानली डैन पिल को रिफाइन करने के काबिल ही नहीं थे। ये देखकर वो मास्टर वंगलिन को अपने पवेलियन हाउस का सबसे खास एल्केमी फर्नेस दिखाता है, क्योंकि एक 9th ग्रेड का एल्केमी फर्नेस था। और वो मास्टर वहाँ पे वंगलिन को उस फर्नेस के बारे में बताते हुए कहता है कि इस फर्नेस को डाउजी क्लैन ने भी खरीदने की कोशिश की थी, पर उनके पास इस फर्नेस की कीमत अदा करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि इस फर्नेस की कीमत टॉप ग्रेड के 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स है। और अगर आपके पास 1 लाख के टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं भी हैं तो आप हमें इसके बदले में कोई खास ट्रेजर भी दे सकते हैं। वहीं उस फर्नेस की इतनी ज्यादा कीमत सुनकर एक पल के लिए तो वंगलिन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। जो देखकर वो मास्टर वंगलिन से कहता है, अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है तो आप पहले वाले फर्नेस में से किसी को पसंद कर लें। लेकिन तभी वंगलिन उस मास्टर को ड्रैगन की स्किन वाले आर्मर के एक टुकड़ा दिखाता है, जिसे देखते ही उस मास्टर की आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो उस आर्मर के टुकड़े को छूकर देखते हुए कहता है, ये तो एक मीडियम लेवल की ड्रैगन की स्किन से बना हुआ आर्मर है, आपके पास इस तरह के और कितने पीसेज है? इस पे वंगलिन अपने स्पेस बैग से काफी सारे सी ड्रैगन आर्मर के टुकड़े को बाहर निकालते हुए उस मास्टर को दे देता है। जो देखकर लालच से उस मास्टर का मुंह भी खुला का खुला रह गया था और उसके बदले में उस मास्टर ने वंगलिन को वो 9th ग्रेड का एल्केमी फर्नेस भी दे दिया था। और जैसे ही वंगलिन वहाँ से जाता है तो वहाँ पे एक लड़की उस मास्टर के पास आती हुई कहती है, मास्टर मैं जानती हूँ डाउजी क्लैन इस फर्नेस को नहीं खरीद पाया था, और उन्होंने इस हाई ग्रेड का एल्केमी फर्नेस को रिजर्वेशन करवा के रखा हुआ था ताकि इस पूरी नैनो सिटी में कोई और इस फर्नेस को ना खरीद सके। और इस लड़की ने अनजाने में इस फर्नेस को खरीद कर अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अब डाउजी क्लैन इसे मार कर इसे वो हाई ग्रेड का फर्नेस छीन लेगा। वहीं वंगलिन भी पवेलियन हाउस से बाहर निकलते हुए कहता है, उस ड्रैगन स्किन आर्मर की वजह से काफी सारे लोग मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, पर मेरे पास उस एल्केमी फर्नेस को खरीदने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था, और अगर मैं वहाँ पे ड्रैगन एसएस को बाहर निकाल देता तो फिर तो पूरे डेवल सी में हलचल मच जानी थी। और अभी ये सब सोचते हुए वंगलिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि अभी भी कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। और ये एहसास होते ही वंगलिन भी समझ गया था कि उसे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स एक साथ वंगलिन के ऊपर नजर रखे हुए थे। और अगर वंगलिन यहाँ पे एक साथ उन सभी के साथ फाइट करता तो वो आसानी से उन सभी को मार हो सकता था, लेकिन इस समय वो खुद भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। इसलिए वंगलिन चुपचाप वहाँ से निकल गया था। उसके बाद हम डाउजी क्लैन के कैडेकूसन को देखते हैं, जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था। तभी उसके पास उसकी खबरी आकर उसे वंगलिन के बारे में सब कुछ बता देते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि वो लड़का वहाँ से काफी तेजी से निकल गया है। ये सुनकर कूसंग ने वहाँ पे अपने खास मैजिकल वेपन का यूज करते हुए थोड़ी ही देर में वंगलिन का पता लगा लिया था। इसके बाद एल्डर कूसंग काफी तेजी से अपने लोगों के साथ वंगलिन को पकड़ने के लिए
वांगलिन के पीछे निकल गया था। वहीं वांगलिन भी वहाँ पे अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा था। लेकिन थोड़ी देर में एल्डर कूसंग अपने लोगों के साथ वांगलिन के काफी करीब पहुंच जाता है और वो लोग ऊपर से वांगलिन के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक उल्टा वांगलिन ने ही वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर कूसंग के लोगों के ऊपर अटैक करके उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर एल्डर कूसंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने भी वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वांगलिन कूसंग के सभी हमलों को डॉज करते हुए किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर एल्डर कूसंग के साथ वाला एल्डर भी पीछे से वांगलिन के ऊपर हमला करते हुए कहता है, लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। लेकिन अभी वो एल्डर ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वांगलिन ने वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और अपने ऊपर हुए अचानक उस हमले को देखकर वो एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह का अटैक था? अगर मैं सही समय पे गायब ना हुआ होता तो आज शायद मैं इस हमले की वजह से मारा भी गया होता। वहीं इस बीच मौके का फायदा उठाकर वांगलिन काफी तेजी से वहाँ से निकल गया था। लेकिन वो तीनों एल्डर्स अभी भी वांगलिन का पीछा करते हुए पीछे से लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। और क्योंकि वांगलिन भी वहाँ पे एक साथ उन तीनों एल्डर्स का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी वहाँ पे सिर्फ उनसे बचते हुए काफी तेजी से भाग रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां वांगलिन ने पूरे 3 सालों की मेहनत के बाद उन तीनों अलेक्जर कोर्स को आपस में मर्ज कर ही लिया था और अब उसे कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए बस एक टियानली डैनपिल की जरूरत थी। और टियानली डैनपिल को रिफाइन करने के लिए मूवेन को एक हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस की जरूरत पड़ने वाली थी। और उसी अल्केमी फर्नेस की तलाश में वांगलिन डेवल सी की नैनो सिटी में जाता है, जहाँ उसे वो हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस तो मिल गया था, लेकिन उस हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस के लिए डाउ ज़ीकेलन उसके पीछे पड़ जाता है, जिनसे अपनी जान बचाते हुए वांगलिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से भाग निकला था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें डाउ ज़ीकेलन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहां पे कुछ डिसेबल्स आकर अपने ग्रेट एल्डर को रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि एल्डर कूसंग और बाकी दोनों एल्डर्स को आपकी मदद की जरूरत है। तीनों एल्डर्स हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस के लिए एक पर्सन का पीछे कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो तीनों एल्डर्स मिलकर भी उसे नहीं पकड़ पा रहे। ये सुनकर वो द ग्रेट एल्डर, जिसका नाम कियान कुन था और वो कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, वो गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए कोर टून में कहता है, किसने मेरे डाउ ज़ी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की, मैं ऐसा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो डेवल सी के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। लेकिन वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे वांगलिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो पीछे से लगातार अपनी पावर्स का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिनसे बचते हुए वांगलिन भी अचानक ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए वहाँ पे एक एल्डर के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर वहाँ पे काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था। लेकिन एल्डर कूसंग वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उसे बचा लेता है, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का मुझे कहीं से भी कोई नॉर्मल फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर नहीं लग रहा, इसके अंदर जरूर कोई खास बात है या फिर इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। और ये कहकर वो तीनों दोबारा वहाँ पे वांगलिन के पीछे चले गए थे, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे इस तरह से इनसे बचकर भागते हुए पूरा एक दिन और एक रात गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे और ऊपर से अब मेरी फ्लाइंग सूट के हमलों का भी इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करूँ तो हो सकता है फिर शायद मैं इन तीनों को मार सकूं और मुझे लगता है अब मेरे पास बचने का बस यही एक रास्ता है। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे अपनी अभी अभी मर्ज की हुई कोर अलेक्जर को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए उसकी पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वांगलिन की पावर वहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के बराबर हो गई थी। और वांगलिन से निकल रहे इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर वो तीनों एल्डर्स भी डर के मारे शौक होते हुए वहीं पे रुक गए थे। लेकिन वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले वांगलिन ने वहाँ पे अपनी आइस फ्लेम का यूज करते हुए उन तीनों एल्डर्स के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एल्डर तो एक ही झटके में मारा गया था। लेकिन बाकी दोनों एल्डर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। और उन दोनों एल्डर्स को इस तरह से अपने अटैक को रोकते हुए देखकर वांगलिन अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मुझे इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगाना होगा। और ये कहकर वांगलिन जैसे ही वहाँ पे अपनी अटैक की पावर को बढ़ाता है तो उसी वक्त वहाँ पे कियान कुन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते हुए वांगलिन के अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो द ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने साथ दो और भी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को ले आया था। और वांगलिन यहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर्स के साथ तो फाइट कर सकता था, लेकिन एक कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट करना अभी उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो देखकर वांगलिन वहाँ से भागते हुए खुद से ही कहता है कि अब मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर मेरी यहाँ पे जान पे बंद आई तो मैं अपनी स्पिरिचुअल कोर को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन इस बीच वांगलिन की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके लिए वहाँ से भाग पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर वो द ग्रेट एल्डर कियान कुन वांगलिन को धमकी देते हुए कहता है, तुमने मेरे डाउ ज़ीकेलन के लोगों को मारने की गुस्ताखी की, अब तुम दुनिया के आखिरी कोने तक ही भाग कर क्यों न चले जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आते हुए तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिनसे वांगलिन वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल
से बचा रहा था और साथ साथ वो यहाँ पे ये भी कह रहा था कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मेरी ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागते हुए ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन तो एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से रोक सकती थी, तो फिर ये कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर तो उसके सामने क्या ही चीज थे। खैर वांग लिन का पीछा करते हुए वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके पीछे जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूव ने इन 3 सालों में अलग अलग लग्जरीज और पेल को रिफाइन करते हुए उस केव का पूरा रूप ही बदल दिया था। पर आज मूव यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे, क्योंकि पूरे 3 साल गुजर चुके थे लेकिन उसे अभी तक वांग लिन की कोई भी खबर नहीं थी। और यही सोचते हुए मूव वहाँ पे वांग लिन के बारे में सोचते हुए कहती है उसने न जाने कितनी बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए मेरी लाइफ को बचाया है, और उसी के साथ उसने मुझसे प्रॉमिस भी तो किया था कि जब वो दी कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो वो मुझे वापस मेरे क्लैन में छोड़ आएगा। और यहाँ पे मूव वांग लिन के बारे में यही सारी बातें सोचते हुए कह रही थी कि भले ही वो खुद को एक बुरा लड़का दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर अचानक ही मूव वहाँ पे सैड होते हुए कहती है पर पता नहीं अचानक वो कहाँ चला गया, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो दोबारा यहाँ पे वापस आएगा भी या नहीं। और अभी मूव यहाँ पे यही सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर होने की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर मूव भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ से भागकर बाहर चली गई थी। उसे यहाँ पे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांग लिन को लेकर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। खैर जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से उड़ते हुए नीचे आ गिरता है, जो देखकर बेचारी मूव को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे वांग लिन को इतनी बुरी तरह से घायल देखकर उसे वहाँ पे वांग लिन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, और वो वहाँ पे वांग लिन को संभालने की कोशिश करते हुए उससे पूछती है सीनियर ये आपको क्या हो गया है, जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वांग लिन की नजरों का पीछा करते हुए मूवन भी ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो वांग लिन का पीछा करते करते डाउजी क्लैन के वो सभी एल्डर्स भी वहाँ तक पहुंच चुके थे, और वहाँ पे उनमें से एक एल्डर वांग लिन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं लड़के अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम क्यों नहीं भाग रहे। उस एल्डर की ये बात सुनकर मूवन वहाँ पे सारा माजरा समझ गई थी, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए दोबारा वहाँ पे ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उस केव की चारों तरफ दोबारा ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी। और ये देखकर वहाँ पे एक मोना एल्डर जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी था वो मूवन को देखते हुए द ग्रेट एल्डर से कहता है जब आप इस लड़की को पकड़ लेंगे उसके बाद ये लड़की मेरी होगी। और ये कहकर सबसे पहले वो मोना एल्डर ही उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर उस मोना एल्डर के हमले का कोई भी असर नहीं हुआ था। और द ग्रेट एल्डर जो कि ये सब काफी गौर से देख रहा था वो थोड़ा सीरियस होते हुए वहाँ पे अपने लोगों को बताता है कि इस फॉर्मेशन शील्ड को यहाँ पे ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए लगाया गया है, जो कि कोई मामूली शील्ड नहीं है। और ये कहकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे एल्डर कूसंग से कहते हैं कूसंग तुम अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए शील्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करो। द ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर कूसंग जैसे ही अपने मैजिकल वेपन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर हमला करता है तो अचानक उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर आती है, जिसने उस मैजिकल वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उस मैजिकल वेपन को दोबारा उन्हीं की तरफ फेंक दिया था, जिससे वो सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचे थे। जो देखकर द ग्रेट एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो खुद वहाँ पे एल्डर कूसंग के मैजिकल वेपन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हुए दोबारा उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस ड्रैगन स्पिरिट ने वहाँ पे एक बार फिर से बाहर आते हुए उस मैजिकल वेपन के अटैक को रोक दिया था। जो देखकर वहाँ पे द ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं लग रही और इसे तोड़ पाना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करना होगा। द ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं ताकि वो सभी एल्डर्स मिलकर एक साथ चारों तरफ से उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर सके। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे वांग लिन की हालत तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और ऊपर से उसके मुंह से लगातार ब्लड भी निकल रहा था। जो देखकर मूवन चौंकते हुए कहती है कि आखिर सीनियर की हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब क्यों होती जा रही है। और ये कहकर जैसे ही वो वांग लिन की बैग पे देखती है तो वहाँ पे वांग लिन की बैग के ऊपर द ग्रेट डिस्ट्रक्शन तलिस्मैन का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला किया गया था, और उसी द ग्रेट डिस्ट्रक्शन तलिस्मैन की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे वांग लिन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और जब मूवन वांग लिन को वहाँ पे उसके बारे में बताती है तो वांग लिन उससे कहता है अगर तुम्हारा वो ड्रैगन आर्मर ना होता तो अब तक शायद इस द ग्रेट डिस्ट्रक्शन तलिस्मैन की वजह से मैं मर भी चुका होता। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए मूवन से कहता है भले ही वो पर्सन कोर फॉर्मेशन रियलम की मिडिल स्टेज पे था फिर भी मैं उसे किसी न किसी तरह से संभाल ही लेता, लेकिन उसका ये द ग्रेट डिस्ट्रक्शन तलिस्मैन तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था जिसने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे मूवन की सारे उस केव के अंदर जाने लगता है, और केव में आने के बाद वांग लिन वहाँ पे उसी हाई लेवल एल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल कर उस मूवन को देते हुए कहता है ये एक 5th ग्रेड एल्केमी फर्नेस है जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से टियानलाइडैन पेल को रिफाइन कर पाओगी। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवन जैसे ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस हाई लेवल के एल्केमी फर्नेस को चेक करती है तो वो एल्केमी फर्नेस वाकई एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। और ये देखकर मूवन वहाँ पे चौंकते हुए वांग लिन से पूछती है तो क्या वो लोग इसी फर्नेस के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिसपे वांग लिन उससे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब हमारे पास बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ टियानलाइडैन पेल, क्योंकि टियानलाइडैन पेल के बगैर अब मैं द कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर हम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस निकलना है तो उसके लिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके टियानलाइडैन पेल को रिफाइन करना होगा। जिसपे मूवन भी वहाँ
पे सीरियस होते हुए हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद उसने वहाँ पे उसी हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस का यूज करते हुए उस ट्यान ली डैनपेल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी और वो दोनों वहाँ पे अपने पूरे फोकस के साथ अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी और मौत का फैसला था। तो वहीं दूसरी तरफ उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के बाहर उन सभी एल्डर्स ने भी मिलकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और अपने सभी एल्डर्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए दी ग्रेट एल्डर उस मैजिकल वेपन के अंदर अपनी भी पावर को ट्रांसफर करते हुए ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिसकी वजह से वो केव भी अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी और मूवन जिसने ऑलमोस्ट उस ट्यान ली डैनपेल को रिफाइन कर ही लिया था, वो भी वहाँ पे उसे पूरी तरह से रिफाइन करने में नाकाम हो गई थी। जो देखकर तो बेचारी मूवन वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे उन दोनों के बचने का सारा दारोमदार उसी के ऊपर था, इसलिए बेचारी वो वहाँ पे रोने लगी थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था, तो इसलिए वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए खुद से ही कहती है, नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। सीनियर को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है और मैं उनके यकीन को ऐसे ही नहीं टूटने दे सकती, और मेरे पास अभी भी तो डीमन ब्लड टेक्निक मौजूद है, जिसका यूज करते हुए मैं दोबारा उस ट्यान ली डैनपेल को रिफाइन कर सकती हूँ। और ये कहकर मूवन वहाँ पे एक बार फिर से ट्यान ली डैनपेल को रिफाइन करने के लिए डीमन ब्लड टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे दोबारा उस फर्नेस के अंदर ट्यान ली डैनपेल रिफाइन होने लगी थी। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार मूवन ने वहाँ पे उस ट्यान ली डैनपेल को रिफाइन कर ही लिया था, जिसके बाद वो खुश होकर भागकर वांग लिन के पास आते हुए उसे वो ट्यान ली डैनपेल दिखाते हुए कहती है, मैंने ये ट्यान ली डैनपेल रिफाइन तो कर ली है, लेकिन मैंने इसे डीमन ब्लड टेक्निक का यूज करते हुए रिफाइन किया है, इसलिए इसका असर कैसा होगा ये मैं खुद भी नहीं जानती। जिसपे वांग लिन वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुने बगैर चुपचाप उस पिल को खा लेता है। और जैसे वो पिल वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर जाती है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन वो अपने हेवनली पल की मदद से अपग्रेड किए हुए पानी को पीकर खुद को संभालते हुए मूवन से कहता है वो ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन उन लोगों को कितनी देर और संभाल पाएगी। जिसपे मूवन उसे बताती है कि अगर वो सभी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स मिलकर उसके ऊपर अटैक करते रहे तो फिर वो ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली। जो सुनकर वांग लिन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए उस ट्यान ली डैनपेल की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कम समय बचा था। और ये देखकर मूवन भी वहाँ पे वांग लिन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है ताकि उसे कल्टीवेशन के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद 3 दिन वांग लिन को कल्टीवेट करते हुए ऐसे ही गुजर चुके थे, जिसके बाद हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज दी ग्रेट एल्डर एक बार फिर से अपने सभी एल्डर्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने मैजिकल वेपन की मदद से उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे उसे ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन की ड्रैगन स्पिरिट भी अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी एल्डर्स अपनी हार मानते हुए कहते हैं, हमें नहीं लगता कि हम लोग इस ड्रैगन शील्ड को तोड़ पाएंगे। जिसपे दी ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे गुस्से से कहता है, हम लोगों को लगातार इस शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये शील्ड तो अभी भी टूटने का नाम ही नहीं ले रही। और ये कहकर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे उस बोने एल्डर को लालच देते हुए कहता है, अगर तुम्हें वो फीमेल कल्टीवेटर चाहिए तो अपनी पावर को दिखाओ। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर उस बोने एल्डर के मुंह में भी पानी आ जाता है और उसने अचानक ही वहाँ पे अपने लोटस फ्लावर को बाहर निकालते हुए उस मैजिकल वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे संभालना अब उन ड्रैगन स्पिरिट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए दोबारा अपने मैजिकल वेपन से पहले से भी ज्यादा उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी केव दोबारा वहाँ पे हिलने लगी थी। और अब धीरे धीरे उस ड्रैगन शील्ड में क्रैक्स आना भी शुरू हो गए थे, जो देखकर उन सभी एल्डर्स ने दोबारा वहाँ पे अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को टूटते हुए देखकर मूवन वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे यार नहीं मान सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे उन लोगों को रोकने के लिए दोबारा एक फॉर्मेशन बनाती है। पर ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए एल्डर कोसंग ने वहाँ पे अकेली अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर दी ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, इस फायदे को तो मैं खुद ट्रैप करूंगा, और जब मैं इसे ट्रैप करूंगा तो इसका वो साथी भी खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा, जिसके पास इतने अमेजिंग टायर्स मौजूद है। और ये कहकर दी ग्रेट एल्डर वहाँ पे मूवन को पकड़ने के लिए ट्रैप फॉर्मेशन बनाने लगता है, लेकिन तब भी मूवन वहाँ पे उस हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए कहती है, तो तुम लोगों को ये हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस चाहिए। जो देखकर कोसंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस मेरा है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसके पीछे पड़ा था। और ये कहकर वो वहाँ पे मूवन को धमकी देते हुए कहता है, चुपचाप हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर मूवन भी चुपचाप वो अल्केमी फर्नेस उसकी तरफ बढ़ा देती है। और जैसे ही वो अल्केमी फर्नेस कोसंग के हाथों में आता है तो वो ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, दी ग्रेट एल्डर आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपके इस एहसान का बदला मैं फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। लेकिन अभी एल्डर कोसंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वो बोना एल्डर उसके हाथों से वो अल्केमी फर्नेस छीनते हुए कहता है, ये मेरा है। और उसके बाद वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स के दरमियान उस अल्केमी फर्नेस के लिए आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी मूवन जिसने पहले उस अल्केमी फर्नेस के अंदर अपना ब्लड मिला दिया था, वो वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसा होते ही उस हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी एल्डर्स वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा के रहते। और उस अल्केमी फर्नेस को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर एल्डर कोसंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से मूवन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्केमी फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर उसने मूवन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने उस ट्यान ली डैनपेल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था और उसने सक्सेसफुली गोल्डन कोर एलेक्जर को कंडेंस
भी कर लिया था, लेकिन जब वो उसे कंडेंस करके कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो उसे वहाँ पे इतना ज्यादा पेन होता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन साथ ही वंग लिन यहाँ पे ये बात भी जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे खुद को संभालते हुए कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है। और देखते ही देखते वो ऑलमोस्ट इसमें कामयाब हो भी गया था, क्योंकि वहाँ पे उसकी बॉडी के चारों तरफ कोर फॉर्मेशन रियलम के चक्र बनने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी मूवेन वंग लिन को बचाने के लिए अकेली उन सभी एल्डर्स का सामना कर रही थी, लेकिन वो सभी एल्डर्स कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स थे, जिसका मतलब था कि वो सभी के सभी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए थोड़ी ही देर में मूवेन की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही मुश्किल से खड़ी होती है। और खड़े होते उसने अपनी बची कुची पावर का भी यूज करते हुए उस केव की एंट्रेंस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी थी, ताकि कोई भी उस केव के अंदर ना जा सके। यहाँ पे आई मूवेन ने ठान ली थी कि अच्छा उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो वंग लिन को कुछ भी नहीं होने देगी। ये देखकर वो सभी एल्डर्स वहाँ पे गुस्से से मूवेन से कहते हैं, अब जब तुम यहाँ पे मर नहीं चाहती हो तो हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। और ये कहकर उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे अपने अपने हमलों को रेडी करते हुए एक साथ मिलकर मूवेन के ऊपर अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अटैक को देखकर मूवेन अपने मन में कहती है, मेरी लाइफ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती अगर उस दिन सीनियर ने मुझे ना बचाया होता तो, इसलिए आज सीनियर के उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। और ये कहकर मूवेन वहाँ पे वंग लिन के लिए खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन तब तक वंग लिन भी वहाँ पे सक्सेसफुली कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, और उसने वहाँ पे अपनी आंखें खोलती अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी एल्डर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और वंग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की वजह से न सिर्फ उन सभी एल्डर्स के अटैक वहीं पे खत्म हो गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को देखकर वो सभी एल्डर्स डर के मारे वहाँ से भागने भी लगे थे। लेकिन वो बोना एल्डर वहाँ से बच के नहीं भाग पाता, और वहाँ पे वंग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी सीधी उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी, जो देखकर वहाँ पे द ग्रेट एल्डर के साथ साथ बाकी सभी एल्डर्स को भी एक झटका लगता है। और उनमें से एक एल्डर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, जो इसने एक ही झटके में कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। आखिर ये किस तरह का पर्सन है? नहीं, मुझे ये कोई ह्यूमन नहीं लग रहा, बल्कि ये तो एक डेविल है। वहीं दूसरी तरफ वंग लिन ने उस केव से बाहर आते हुए वहाँ पे मूवेन को थाम रखा था, और जब मूवेन वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर वंग लिन को देखती है तो वो भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी वंग लिन उसे वहीं पे बिठाते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी इन सभी को खत्म करके वापस आता हूँ। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह धीरे धीरे उन सभी की तरफ बढ़ते हुए कोल्ड टून में कहता है, मैं वंग लिन अब यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं आराम से एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर को भी हरा सकता हूँ, और मुझे गौर से देख लो, मैं तुम सभी की मौत हूँ। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करके वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को एक एक करके और तड़पा के बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को इतनी बुरी मौत दे रहा था कि ये देखकर बाकी सभी एल्डर्स की रूह तक भी कांप गई थी, और वो सभी वहाँ पे खुद से ही कहने लगे थे कि आखिर कोई इतना ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है। इवन वंग लिन का ये डेविल रूप देखकर वो द ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से हिल गया था। और जब वंग लिन वहाँ पे कूल लुक से उस द ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है तो वो द ग्रेट एल्डर वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। और वो द ग्रेट एल्डर वहाँ से भागते हुए अपने मन में कह रहा था, मैं पिछले हजारों सालों से इस डेविल सी की नैनो सिटी में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी इतना डर नहीं लगा जितना मुझे इस लड़के को देखते हुए लग रहा है। आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? और तभी वंग लिन वहाँ पे धीरे धीरे मूवेन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो अब हमारी बारी है लोगों को मारने की। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि डेविल सी के अंदर एक नया डेविल आया है। वंग लिन की ये बात सुनकर मूवेन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए वंग लिन का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे काफी तेजी से डेविल सी के अंदर तबाही मचाने के लिए निकल गए थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वंग लिन ने सक्सेसफुली कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था, और उसी के साथ उसने मूवेन को तंग कर रहे एल्डर्स में से एक एल्डर को भी खत्म कर दिया था। और वंग लिन की ऐसी कमाल की पावर देखकर वो सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा डर गए थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ पे वंग लिन से डरते हुए भाग गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वंग लिन मूवेन के साथ उन एल्डर्स को खत्म करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और आज यहाँ पे वंग लिन बिल्कुल एक डेविल हंटर बना हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पे जिस एल्डर को मार रहा था वो साथ साथ वहाँ पे उसकी सोल को भी पकड़ रहा था। और तभी हम कूसेन को देखते हैं, जो वंग लिन से डरते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे खुद को ही कोसते हुए कह रहा था, आज उस अल्केमी फर्नेस की वजह से मैंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ पिल्स को खाता है। लेकिन तब तक वंग लिन भी वहाँ पे उसके काफी करीब पहुंच चुका था, और उसने पीछे से ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए कूसंग को भी खत्म कर दिया था। और कूसंग बेचारा यहाँ पे मरते मरते यही कह रहा था कि इस जैसे एक मामूली सा कल्टीवेटर अचानक से एक डेविल हंटर कैसे बन गया। और इसी के साथ एल्डर कूसंग का खेल भी यहीं पे खत्म हो गया था, और वंग लिन वहाँ पे उसकी सोल को भी कैप्चर कर लेता है।
और ये करने के बाद वंगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि 3 हो गए, अब चौथे की बारी है। और वो चौथा एल्डर वहाँ पे वंगलिन से अपनी जान बचाने के लिए अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके केव के अंदर जाके छुप गया था। लेकिन साथ साथ उसे यहाँ पे वंगलिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो वंगलिन के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है, उस लड़के की वजह से मुझे यानी डाउजी क्लैन के एक एल्डर को इस तरह से एक भागे हुए कुत्ते की तरह छुपना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, एक बार आज मैं उस लड़के से बच जाऊं, उसके बाद मैं उससे अच्छी तरह से अपना रिवेंज लूंगा। पर अभी बेचारा वो एल्डर यहाँ पे अपने सुहाने सपने सजा ही रहा था कि तभी वंगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे उसकी सोल को भी कैप्चर कर लेता है, जो देखकर वंगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि 4 हो गए, अब बस एक ही बचा है। और वंगलिन यहाँ पे काफी तेजी से द ग्रेट एल्डर की तरफ निकल चुका था। और द ग्रेट एल्डर जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वंगलिन के ऊपर नजर रखे हुए था, उसे भी यहाँ पे इस बात का पता चल गया था कि उसके सभी के सभी साथी मारे जा चुके हैं। और ये पता चलते ही द ग्रेट एल्डर हैरान होते हुए कहता है, आखिर इस लड़के ने इतने कम समय में उन सभी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को कैसे मार लिया? कहीं ये नेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर तो नहीं है? इसकी पावर को देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को एक साथ कोई नेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर ही मार सकता है। और ये कहकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे साउथ की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए कहता है, मुझे याद है कि यहाँ पे हमारे डाउजी क्लैन की एक सब ब्रांच भी मौजूद थी, जिसे 2 कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स गार्ड करते हैं। अगर मैं वहाँ पे उन दोनों की मदद लूं तो वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो उस लड़के को रोक ही लेंगे। और यही सोचते हुए द ग्रेट एल्डर वहाँ से उन दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ चुका था, जिन्होंने दूर से ही द ग्रेट एल्डर को वहाँ पे आते हुए देख लिया था। इसलिए वो दोनों वहाँ पे द ग्रेट एल्डर का वेलकम करने के लिए उन्हें ग्रीट करते हैं, जिसपे द ग्रेट एल्डर वहाँ पे चलाते हुए उन दोनों से कहता है, मूव बाय मूव एंड मैं तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ कि जो लड़का मेरा पीछा कर रहा है उसे जल्द से जल्द यहीं पे रोको। और अगर तुम दोनों यहाँ पे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। और उन दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के एल्डर्स को ये ऑर्डर देकर खुद द ग्रेट एल्डर वहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ गया था, जो देखकर वो दोनों एल्डर वहाँ पे एक दूसरे से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर जिस पर्सन से डरते हुए भाग रहे हैं, फिर भला हम दोनों उसे कैसे रोकेंगे? पर अभी वो दोनों एल्डर यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तब तक वंगलिन भी वहाँ पे उन दोनों के पास पहुंच चुका था। और वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे वंगलिन के इस डेवल हंटर वाले रूप को देखकर ही डर गए थे, इसलिए वो दोनों वहाँ पे वंगलिन को ग्रीट करते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जो देखकर वंगलिन वहाँ पे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था। और ये देखकर वो दोनों एल्डर्स भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक पिल को खाता है, लेकिन तब तक वंगलिन वहाँ पे उसके काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे किलिंग ऑर्डर टोकन को बाहर निकालते हुए वंगलिन से कहता है, चुपचाप वहीं पे रुक जाओ और मुझे मारने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर मैंने इस टोकन की पावर को एक्टिवेट कर दिया तो डेविल सी का ऑलमोस्ट हर एक कल्टीवेटर तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा। पर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही वंगलिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन उस एल्डर ने भी वहाँ पे मरते मरते उस टोकन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर मूवन वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो 100 डेज किलिंग ऑर्डर है। इसे डेविल सी का सबसे खतरनाक ट्रायर माना जाता है, जिसका यूज एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा किया जाता था। पर अब इस टोकन के सिर्फ 10 पीस ही बचे थे, जिसमें से एक का यूज इस एल्डर ने कर लिया है। और ये कहकर मूवन वहाँ पे वंगलिन को और ज्यादा उस टोकन के बारे में बताते हुए कहती है, इस टोकन का यूज करने के लिए आपको कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर होना जरूरी होता है। और इस किलिंग ऑर्डर टोकन को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर देनी पड़ती है। और जो कोई इस किलिंग ऑर्डर को पूरा कर लेता है तो उस कल्टीवेटर को ही वो कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इस किलिंग ऑर्डर टोकन के एक्टिवेट होने के बाद खुद को 100 दिनों तक मरने से बचा लेता है तो वो कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर उसे ही मिल जाती है। लेकिन एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस 100 डे किलिंग ऑर्डर से बच पाया हो। मूवन की ये बात सुनकर वंगलिन वहाँ पे उस ग्रेट एल्डर की सोल को भी कैप्चर करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि अगर मैंने खुद को 100 दिनों तक इस किलिंग ऑर्डर से बचा लिया तो इसकी कोर फॉर्मेशन की पावर मुझे मिल जाएगी? जिसपे मूवन उसे बता दिया कि एंशिएंट बुक्स के अंदर तो यही लिखा हुआ था। ये सुनकर वंगलिन चुपचाप उसे वहाँ से लेकर वापस जाने लगता है। और वंगलिन को वहाँ पे दोबारा वापस आते हुए देखकर वो दोनों कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स डरते हुए कहते हैं, ये डेविल हंटर दोबारा क्यों वापस आ रहा है? और ये कहकर वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे एक बार फिर से वंगलिन को ग्रीट करते हैं, जिसपे वंगलिन वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के अंदर कोई नेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर है? जिसपे वो दोनों एल्डर्स इनाम में जवाब देते हुए कहते हैं, नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर्स डेविल सी के डीप में पाए जाते हैं। ये सुनकर वंगलिन उससे पूछता है, तो फिर डाउजी क्लैन के मास्टर का कल्टीवेशन लेवल क्या है? जिसपे वो एल्डर वहाँ पे वंगलिन को बताते हुए कहता है कि हमारे डाउजी क्लैन के मास्टर कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उसी के साथ वो लेट स्टेज के पीक पे हैं और अब वो कभी भी नेशन सोल रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये सुनकर वंगलिन वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स से कहता है कि तुम दोनों मुझे डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ लेके चलो। जिसपे वो दोनों एल्डर्स भी बेचारे वहाँ पे डरते हुए वंगलिन को अपने डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ ले जाने लगते हैं। पर जैसे जैसे वो लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेविल सी के कल्टीवेटर्स की नजर वंगलिन के 100 डेज किलिंग ऑर्डर के ऊपर पड़ रही थी, जिसे देखते ही उस कोर फॉर्मेशन रियलम की पावर को पाने के लिए उन सभी के अंदर का लालच भी जाग गया था। पर वो लोग वंगलिन के इस डेविल हंटर वाले रूप को देखकर सीधे उसके ऊपर हमला करने से डर रहे थे, इसलिए डेविल सी के वो सभी कल्टीवेटर्स मिलकर उसे मारने के बारे में सोचते हैं। और ये सोचकर उन कल्टीवेटर्स ने ये खबर पूरे डेविल सी में फैला दी थी। वहीं वंगलिन वहाँ पे अपने 100 डेज किलिंग ऑर्डर के बारे में सोचते हुए जा रहा था। उसे भी यहाँ पे एहसास था कि डेविल सी के काफी सारे कल्टीवेटर्स उसे मारने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि फ्यूचर की प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे
मुझे जितना जल्दी हो सके डाउ जीकेलैंड के हेडक्वार्टर्स में जाकर खुद को पावरफुल बनाना होगा। वहीं वांग लिन के साथ साथ मू बाई और मू नेन भी दोनों काफी गहरी सोच में डूबे हुए थे और मू बाई वहाँ पे वांग लिन को देखते हुए कहता है कि अभी तक इस पर्सन को कोई मारने के लिए क्यों नहीं आया। 100 डेज किलिंग ऑर्डर को देखते हुए तो अब तक इसे मारने के लिए लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाना चाहिए था और अगर हम इस पर्सन को अपने डाउ जीकेलैंड के हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं तो फिर ये पर्सन हमें मारे न मारे पर डाउ जीकेलैंड के मास्टर हमें नहीं छोड़ने वाले। यही सोचकर वो दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और अभी वो लोग वहाँ इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम शेंग मो था, जो कि डेविल सी के एक फ्री कल्टीवेटर था और उसी के साथ साथ वो कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था जिसे पूरे डेविल सी में डीमन किंग के नाम से जाना जाता था। वो अभी यहाँ पे वांग लिन के 100 डेज किलिंग ऑर्डर को देखते हुए उसे मारने के लिए आया था और तभी वो डीमन किंग वहाँ पे वांग लिन से कहता है, लड़के मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ लेकिन अब तुम्हारा सामना मेरा यानी डीमन किंग के साथ हो चुका है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम देता हूँ, चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो और फाइट करने के बारे में तो सोचना भी मत क्योंकि तुम जस्ट अभी कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे हो जबकि मैं ऑलरेडी मिडिल स्टेज के पीक पे पहुंच चुका हूँ। डीमन किंग की ये धमकी सुनकर मू बाई और मू नेन भी दोनों डर गए थे। वो दोनों वहाँ पे डर के मारे सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि डीमन किंग मिडिल स्टेज पे है और उसी के साथ साथ मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल भी है, तो अगर हम दोनों यहाँ पे मिलकर भी उसके साथ फाइट करते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम उसे हरा पाएंगे। वहीं वांग लिन कोल्ड टून में उस डीमन किंग से कहता है, तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत को बुलाया है। वांग लिन की ये बात सुनकर डीमन किंग उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे जैसे पर्सन को टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे 100 डेज किलिंग ऑर्डर को पूरा कर देना चाहिए। और ये कहकर वो डीमन किंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकालता है जो कि एक बहुत बड़ा जेंट सीजर था। पर जैसे ही डीमन किंग अपने जेंट सीजर से वांग लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वांग लिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक ही झटके में उसके जेंट सीजर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे डीमन किंग की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह गई थी। लेकिन वांग लिन यहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस डीमन किंग के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए डीमन किंग भी वहाँ पे एक नेशन सोल लेवल के डिफेंस मैजिक वेपन का यूज करता है। लेकिन वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उसके नेशन सोल लेवल के मैजिकल वेपन को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वांग लिन की इतनी खतरनाक पावर को देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो डेथ स्पेल टेक्निक है और मेरा ये मैजिकल डिफेंस वेपन एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक सकता था, लेकिन इस लड़के ने अपनी डेथ स्पेल टेक्निक का यूज करते हुए मेरे डिफेंस मैजिकल वेपन को तो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सोचकर ही वो डीमन किंग वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन के सामने झुकते हुए उससे माफी मांगने लगता है। ये देखकर मू बाई और मू नेन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद को पूरे डेविल सी में डीमन किंग कहलवाने वाला शेंग मो भी आज किसी के सामने डर के मारे झुका हुआ है। इसका मतलब है ये भी सिर्फ कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करना जानता था। वहीं वो डीमन किंग अभी भी वहाँ पे डर के मारे वांग लिन से बस यही कहे जा रहा था, सीनियर आपके जूनियर से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, प्लीज मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे मूव एन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज आप ही टीचर को समझाइए कि वो मुझे माफ करते हुए अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वांग लिन तो अभी भी यहाँ पे उसे कोल्ड लुक से ही देखे जा रहा था, जो देखकर वो डीमन किंग अपने मन में कहता है, इस लड़के की पावर किसी नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर से कम नहीं है और ऊपर से इसके पास एक डेथ स्पेल जैसी खतरनाक टेक्निक भी है, इसलिए अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करता हूँ तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। और ये कहकर वो डीमन किंग वहाँ पे रोते हुए अपने मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपना सोल ब्लड निकाल कर उसे वांग लिन के हवाले कर देता है, जिसे वांग लिन ने भी वहाँ पे चुपचाप अपने पास रख लिया था। जो देखकर वो डीमन किंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो वांग लिन के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उन दोनों एल्डर्स को आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी दोबारा वहाँ से डाउ जीकेलैंड के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अभी वो लोग डाउ जीकेलैंड के हेडक्वार्टर्स के करीब पहुंचे ही थे कि हजारों छोटे बड़े कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे घेर लिया था और जैसे वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे वांग लिन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वांग लिन ने वहाँ पे सिर्फ अपने और प्रेशर से ही ना सिर्फ उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे पीछे खिसकने के लिए भी मजबूर कर दिया था। और ये देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने तीनों एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, चुपचाप सीधा आगे बढ़ते रहो और अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करे तो उसे वहीं पे मार देना। जो सुनकर वो डीमन किंग वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर को अपनी वफादारी दिखाने का ये एक बहुत अच्छा चांस है। और ये कहकर वो डीमन किंग अचानक आगे आते हुए अपनी जेंट सीजर का यूज करके उन सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे खत्म करने लगता है। और जब वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे डीमन किंग को देखते हैं तो वो सभी वहाँ पे थोड़ा डर चुके थे, इसलिए वो सभी वहाँ पे अपने एल्डर्स को अपनी मदद के लिए बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पता था कि वो अकेले कभी भी डीमन किंग का सामना नहीं कर पाएंगे। और तभी हम वहाँ पे कुछ एल्डर्स को भी देखते हैं जो उन कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर वांग लिन को वहाँ पे मारने के लिए आए हुए थे। और जब उनमें से एक एल्डर डीमन किंग को भी वांग लिन के साथ देखता है तो वो एल्डर कहता है, शुक्र है मैंने 10 साल पहले ही कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज को अचीव कर लिया था, वरना तो आज मैं यहाँ पे इस डीमन किंग को भी नहीं रोक पाता। और इस एल्डर जिसका नाम ऊ यंग था, इसकी और डीमन किंग की बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी थी, जो क्या यहाँ पे किसी एक की मौत से ही खत्म होने वाली थी। और तभी वो सभी एल्डर्स अपने लीडर एल्डर से कहते हैं, सीनियर एल्डर ज़ू मिंग, वो पर्सन जिसके ऊपर 100 डेज किलिंग ऑर्डर है, वो अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे है, जबकि आप कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के पीक पे हो। मुझे लगता है आप उसे यहाँ पे एक झटके में खत्म कर सकते हैं, बाकी उस डीमन किंग को तो हम सभी मिलकर ही संभाल लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम सभी को यहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से इन सभी को खत्म कर देना चाहिए। जिस पे एल्डर ज़ू मिंग, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए बाकी एल्डर से कहता है, इतनी जल्दी मत
मत करो, पहले उन लोगों की पावर को तो अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे एल्डर ज़ूमिंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आया है। और तभी डीमन किंग वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हुए वंग लिन से कहता है कि अगर सिचुएशन यहाँ पे ऐसे ही चलती रही तो लेवल सी के बाकी कल्टीवेटर्स भी अट्रैक्ट होते हुए इस तरफ चले आएंगे और हो सकता है किसी नेशन सोरी आलम के कल्टीवेटर की नजर भी यहाँ पे पड़ जाए। डीमन किंग की ये बात सुनकर वंग लिन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि ये डीमन किंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये खबर इतनी जल्दी डेवल सी में फैल गई और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कोई नेशन सोरी आलम का कल्टीवेटर भी यहाँ पे चला आए। ये सोचकर वंग लिन वहाँ पे कॉल टून में उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम सभी को यहाँ पे 3 सांसों का टाइम देता हूँ, अगर कोई मेरी 3 सांसें लेने के बाद भी यहाँ पे खड़ा रहा तो उसे मैं बहुत बुरी मौत दूंगा। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को रिलीज करते हुए काउंटिंग करने लगता है और यहाँ पे 3 गिनते गिनते वंग लिन ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वंग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को खत्म करने लगता है। और देखते ही देखते वंग लिन ने वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में चारों तरफ तबाही मचा दी थी और वहाँ पे मौजूद हजारों कल्टीवेटर्स एक ही झटके में वंग लिन के शिकार हो चुके थे। और ऊपर से वहाँ पे जो कल्टीवेटर मारा जा रहा था, वंग लिन वहाँ पे बिल्कुल एक डेवल हंटर की तरह उसकी सोल को भी कैप्चर किए जा रहा था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे हजारों सोल्स को कैप्चर कर लिया था। और वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स की बॉडीज ऐसे नीचे गिर रही थी कि जैसे ऊपर आसमान से डेड बॉडीज की बारिश हो रही हो। और ये नजारा देखकर तो वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से डर चुके थे और एल्डर ऊ यंग तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये पर्सन वाकई सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे है या फिर इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है, क्योंकि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम लोग भी यहाँ पे इसका सामना करते हैं तो ये अपने सिर्फ एक ही अटैक में हम सभी को खत्म कर सकता है। जिसपे ग्रैंड एल्डर ज़ूमिंग एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। जिसपे उनमें से एक एल्डर ग्रैंड एल्डर से कहता है, मुझे लगता है आप यहाँ पे पावर के लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप खुद ही इसे संभालिए। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ से भागकर जाने लगता है, जो देखकर एल्डर ज़ूमिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे सारे डर को अभी के अभी खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर एल्डर ज़ूमिंग ने वहाँ पे अपनी एक इविल टेक्निक का यूज करते हुए उस एल्डर को वहीं पे खत्म कर दिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे उस एल्डर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी से कोर फॉर्मेशन रियलम वाली पावर को बाहर निकालकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। और वो ब्लड फॉर्मेशन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने वहाँ पे उन सभी डेड बॉडीज की पावर को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और एल्डर ज़ूमिंग तो न जाने कब से इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वो वहाँ पे उन सभी मरे हुए कल्टीवेटर्स की पावर्स को ऑब्जर्व करके अपनी ब्लड फॉर्मेशन का यूज करते हुए खुद यहाँ पे पावरफुल होना चाहता था। और अगर आज वो यहाँ पे अपने इस प्लान में कामयाब हो गया तो हो सकता है वो नेशन सोरी आलम में भी ब्रेक थ्रू कर जाए। और तभी एल्डर ज़ूमिंग देखते ही देखते वहाँ पे उस ब्लड फॉर्मेशन की पावर को ऑब्जर्व भी करने लगा था, जो देखकर डीमन किंग वहाँ पे वंग लिन को बताता है कि अगर इसने सक्सेसफुली उस पावर को ऑब्जर्व कर लिया तो ये यहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में कोर फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। जिसपे वंग लिन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम तीनों चुपचाप यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हो। वो तीनों एल्डर्स भी यहाँ पे जानते थे कि वो इन एल्डर्स का सामना करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ पे वंग लिन के डर से उन एल्डर्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और डीमन किंग तो वहाँ से सीधा एल्डर ऊ यंग का सामना करने के लिए ही जाता है, क्योंकि उनकी तो वैसे भी पुरानी दुश्मनी थी। और यहाँ पे डीमन किंग अभी एल्डर ऊ यंग के ऊपर भारी पड़ ही रहा था कि तभी अचानक एल्डर ज़ूमिंग अपनी ब्लड फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए एल्डर ऊ यंग की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब एल्डर ऊ यंग वहाँ पे डीमन किंग के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वहीं मूव बाई और मून एन भी दोनों मिलकर एक एल्डर के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो दोनों अभी जस्ट कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे थे तो उनके लिए कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ज़ूमिंग ने भी दोबारा वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हर गुजरते पल के साथ साथ वहाँ पे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो देखकर मूव एन भी वहाँ पे वंग लिन को बताती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यहाँ पे बहुत ही जल्द नेशन सोरी आलम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर्मेशन आई को ढूंढना होगा। और तभी एल्डर ज़ूमिंग वहाँ पे जोर से हंसते हुए वंग लिन से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक मेरे आगे कैसे काम करती है, तुम्हें मारकर मैं तुमसे तुम्हारी डेथ स्पेल टेक्निक भी छीन लूंगा, जिसके बाद मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए भी एक नेशन सोरी आलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और ये कहकर एल्डर ज़ूमिंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए वंग लिन के तीनों एल्डर्स के ऊपर हमला करके उन तीनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। पर अब ये सब देखकर वंग लिन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे मूव एन को अपने साथ लगाते हुए उससे कहता है कि मुझे जोर से पकड़ के रखना। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे बहुत ही तेज से एल्डर ज़ूमिंग की तरफ आगे बढ़ता है और वो एक हवा के झोंके की तरह एल्डर ज़ूमिंग के पास से गुजरते हुए उससे कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए भी नेशन सोरी रियलम के कल्टीवेटर के जितने पावरफुल हो। और ये कहकर वंग लिन वहाँ पे अपनी आइस टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसे कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की वजह से मिली थी। और जैसे ही वंग लिन वहाँ पे अपनी उस आइस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पे एल्डर ज़ूमिंग के साथ साथ उसके बाकी सभी एल्डर्स भी बर्फ में जमने लगते हैं। इवन वो ब्लड फॉर्मेशन भी वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, जो देखकर बर्फ में जमा हुआ एल्डर ज़ूमिंग हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक है। जिसपे वंग लिन वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है, तुम चाहे डेथ एनर्जी का यूज करो या किलिंग एनर्जी का, वो मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वंग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एल्डर ज़ूमिंग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके साथ साथ उसके ब्लड फॉर्मेशन को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर उनमें से बचा हुआ एक एल्डर डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। और ये देखकर वंग लिन भी वहाँ पे अपनी डेविल सोल को बाहर निकालते हुए उसे कहता है, अब तुम
जितनी ज्यादा सोल्स को खाना चाहते हो खा सकते हो। और डेविल सोल भी बाहर आकर एक लंबी अगड़ाई लेते हुए उस भाग रहे एल्डर को मारकर उसी की सोल को ही पहले खाता है। और उसकी सोल को खाने के बाद वो डेविल सोल वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जिसकी हंसी वहाँ पे इतनी ज्यादा ड्रामनी थी कि वो तीनों एल्डर्स भी अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। और तभी वंग लिन वहाँ पे कोल्ड टूर में मूव आई और मून से कहता है कि आगे का रास्ता दिखाओ, हमें जल्द से जल्द अप डाउजी के लैंड में पहुंचना होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन अपने 100 डेज किलिंग ऑर्डर के साथ डेविल सी के सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करते हुए डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन अपने साथियों के साथ डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन वहां जाते हुए सबके मन में ही कुछ न कुछ चल रहा था। जहाँ एक तरफ वो दोनों गॉड एल्डर्स अपने अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर हम इस डेविल पर्सन से अपनी जान कैसे बचाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इसका साथ देते हैं तो डाउजी क्लैन के मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन दोनों से अलग डीमन किंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि इस लड़के का साथ देना वाकई मेरे लिए एक सही फैसला था, क्योंकि इसके साथ रहते हुए मैं बहुत ही कम समय में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर मुझे इस डेविल सी के अंदर सर्वाइव करना है तो मुझे जितना जल्दी हो सके डाउजी क्लैन के ऊपर कब्जा करना ही होगा। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए खुद को रिकवर करना भी शुरू कर दिया था। वहीं उन सभी के साथ साथ मिस मूवमेंट भी सोचते हुए अपने मन में कह रही थी, जब मेरी वांग लिन के साथ पहली मुलाकात हुई थी तो मेरे भाई ने इसे एक चोर समझते हुए पकड़ लिया था, तब आकर मैंने अनजाने में वहाँ पे उसकी जान बचाई थी। लेकिन उस वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यही पर्सन आगे चलकर मेरा सेवियर बनेगा। और यही सब सोचते हुए मिस मूवमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मैं खुद तुम्हें जाकर तुम्हारे क्लैन में वापस छोड़ आऊंगा। लेकिन वांग लिन की ये बात सुनकर मूवमेंट वहाँ पे खुश होने की बजाय और ज्यादा सैड हो गई थी। उसे भी यहाँ पे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसे तो वापस जाने का सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका दिल वापस जाने का सुनकर इस तरह से अचानक सैड क्यों हो गया। शायद मिस मूवमेंट यहाँ पे अभी तक खुद भी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई थी। और इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने मन में कुछ न कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने लगे थे। और देखते ही देखते वो लोग वहाँ पे डाउजी क्लैन के हेडक्वार्टर्स के करीब आ चुके थे। लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पे सामने बैठे हुए मास्टर टियान के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे वांग लिन और उसके साथियों को रोकने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर एक ड्रैगन फॉर्मेशन बना रहे थे। जिसे देखकर वो दोनों गार्डियन एल्डर्स चौंकते हुए वांग लिन को बताते हैं कि अगर एक बार ये ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई तो इसे रोकना किसी नेसेंस और रियलम के कल्टीवेटर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम दोनों आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हम दोनों को मास्टर टियान के साथ बात करने के लिए भेजिए, क्योंकि हम भी उनकी तरह डाउजी क्लैन से बिलोंग करते हैं और हो सकता है वो हम दोनों के समझाने पर हमारी बात समझ जाए। लेकिन डीमन किंग वहाँ पे उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम दोनों ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। वहीं वांग लिन भी वहाँ पे उन दोनों गॉड एल्डर से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, इस ड्रैगन फॉर्मेशन को मैं खुद अकेला ही देख लूंगा, तुम लोग बस यहाँ पे मूवमेंट की हिफाजत करना। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे खुद उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ गया था। और वहाँ जाते हुए वांग लिन अपने मन में कहता है कि मेरे पास इस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का यही सही मौका है, क्योंकि अभी तक ये ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई। पर अभी वांग लिन वहाँ पे यही सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पे कुछ डिसेबल्स उसके रास्ते में आते हुए एक जायंट डिवाइन सोर्ड से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए उस जायंट डिवाइन सोर्ड को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी डिसेबल्स की जान लेकर वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स की सोल्स को भी पकड़ लिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स का यूज करते हुए उस ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। लेकिन जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मास्टर टियान और उनके डिसेबल्स को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इसी के साथ वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऊपर आसमान से मास्टर टियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी गिरने लगी थी, जिसे ऑब्जर्व करके देखते ही देखते मास्टर टियान वहाँ पे नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था। और जैसे ही मास्टर टियान वहाँ पे नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू करता है तो वहाँ पे उसे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि जो भी उस एनर्जी के रास्ते में आ रहा था वो सब कुछ वहीं पे खत्म होते जा रहा था। और ये देखकर अब वहाँ पे उन दोनों गॉड एल्डर्स के साथ साथ डीमन किंग भी थोड़ा डर चुका था। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर टियान तो नेसेंस और रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया है, जबकि ये लड़का अभी भी कोर फॉर्मेशन रियलम में है और मुझे नहीं लगता ये कोर फॉर्मेशन रियलम में होते हुए कभी भी मास्टर टियान को हरा पाएगा। और अगर ये यहाँ पे मास्टर टियान के साथ फाइट करते हुए मारा गया तो इसके साथ साथ मैं भी यहाँ पे मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा उसके पास है। और तभी मास्टर टियान वहाँ पे वांग लिन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे, तुमने हमारे डाउजी क्लैन के लोगों का बहुत सारा खून बहाया है, जिसका बदला अब मैं तुम्हारी जान से लूंगा। तुमने मेरे दोस्त को हराते हुए उसकी ब्लडी फॉर्मेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मेरी ये ड्रैगन फॉर्मेशन उस ब्लडी फॉर्मेशन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और उसी के साथ अब मैं खुद भी नेसेंस और रियलम के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ, तो अब तुम्हारे यहाँ पे बचना इम्पॉसिबल है। मास्टर टियान की ये बात सुनकर वांग लिन कोल्ड टून में उससे कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के पास पहुंचा दूंगा और तुम्हारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन का भी वही हाल होने वाला है जो उस ब्लडी फॉर्मेशन का हुआ था। वांग लिन की ये बात सुनकर मास्टर टियान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। और जैसे वहाँ पे उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे
जब मास्टर टियान और वांग लिन दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन मास्टर टियान को यहाँ पे वांग लिन के हमले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब वांग लिन मास्टर टियान को अपने ऊपर भारी पड़ते हुए देखता है तो वो वहाँ पे डेविल सोल को बाहर निकालता है मास्टर टियान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही उस डेविल सोल की नजर मास्टर टियान के ऊपर पड़ती है तो वो डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, मास्टर ये क्या मजाक है, आखिर मैं एक नेशन सोडियम के कल्टीवेटर की सोल को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और ये कहकर डेविल सोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मास्टर टियान ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन सोल का यूज करते हुए वहाँ पे उस डेविल सोल को ही निकल लिया था, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, चलो अब तुम्हारी उस लिटिल डीमन का तो काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अभी मास्टर टियान यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उस डेविल सोल ने वहाँ पे उस ड्रैगन सोल के पाल को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वो डेविल सोल वहाँ पे उस पूरे ड्रैगन को ही निकल गया था। असल में ये सारा का सारा प्लान वांग लिन का ही था। उसने जानबूझकर डेविल सोल को ऐसा करने के लिए बोला था ताकि मास्टर टियान वहाँ पे वांग लिन को कमजोर समझते हुए केयरलेस हो जाए। और इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन और डेविल सोल ने दोनों तरफ से मास्टर टियान के ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उन हमलों को देखकर मास्टर टियान ने वहाँ पे किसी तरह से वांग लिन के हमले को तो रोक लिया था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को थंडरबोल्ट के साथ मर्ज करते हुए उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और वांग लिन की ऐसी कमाल की पावर देखकर वहाँ पे उसके सभी साथी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं टूटती। और मास्टर टियान जो कि वहाँ पे वांग लिन के हमलों से बचते हुए टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे वांग लिन के पीछे आ गया था। और वो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले को रेडी करते हुए वांग लिन से कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर लोगे। ये ड्रैगन फॉर्मेशन हमारे डाउजी क्लैन की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है, जिसे आज तक पूरे डेविल सी में डिस्ट्रॉय करना तो छोड़ो, कोई इससे बच भी नहीं पाया। और तुम कल के बच्चे इसे डिस्ट्रॉय करने चले थे। और ये कहकर मास्टर टियान ने वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से वांग लिन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिनसे वांग लिन वहाँ पे खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर टियान के वो सभी के सभी अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे उन सभी हमलों से बचते हुए काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और जब मास्टर टियान ये देखता है तो उसने वहाँ पे अपने कुछ एल्डर्स को वांग लिन के साथियों को भी मारने के लिए उनकी तरफ भेज दिया था, जिनसे वांग लिन के बाकी साथी तो किसी तरह से बच गए थे। लेकिन अभी क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए वो वहीं पे फंस गई थी। और जब डीमन किंग ये देखता है तो वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो वांग लिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए डीमन किंग वहाँ पे मूवमेंट की जान बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। लेकिन एक तो वो एल्डर्स वहाँ पे तादाद में ज्यादा थे और दूसरा वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, इसलिए उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे मिलकर थोड़ी ही देर में उन सभी को हराते हुए काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। और तभी वो सभी एल्डर्स वहाँ पे मूवमेंट के पास आकर उसे वहाँ पे परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे पीछे से ही अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और उन सभी को वहाँ पे मारने के बाद जब वांग लिन खुद भी नीचे आता है तो वांग लिन भी यहाँ पे इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर वहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ वांग लिन के बाकी सभी साथी भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और वो तीनों वहाँ पे वांग लिन के पास आते हुए उससे कहते हैं, मास्टर प्लीज आप हमारे साथ चलिए, अभी आप इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि आप उस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ सके। जिसपे वांग लिन वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ पानी पीते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर टियान का सामना करने के लिए आगे बढ़ चुका था। और इतनी देर में डेविल सोल जो कि मास्टर टियान के साथ फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी हालत भी वहाँ पे मास्टर टियान ने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। लेकिन वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे आते हुए मास्टर टियान के ऊपर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला करके डेविल सोल को मास्टर टियान से आजाद करवा लिया था। और उसके बाद हमें वहाँ पे मास्टर टियान और वांग लिन के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ हर गुजरते पल के साथ वांग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा घायल होता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे अपनी हार ना मानते हुए अभी तक भी मास्टर टियान की कोई न कोई कमजोरी ढूंढने में लगा हुआ था। और तभी मास्टर टियान वहाँ पे कुछ सोल स्लाइसेस का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जो देखकर वांग लिन के साथी भी भागते हुए वहाँ पे उसके पास आ गए थे। लेकिन इस बीच वांग लिन ने वहाँ पे उस ड्रैगन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका भी ढूंढ लिया था, इसलिए वांग लिन वहाँ पे जल्दी से अपने सभी साथियों को लेकर भागने लगता है, जो देखकर मास्टर टियान पीछे से गुस्से से चलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ऐसे ही बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर मास्टर टियान पीछे से वहाँ पे उनको रोकने के लिए उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपने डेविल सोल का यूज करते हुए मास्टर टियान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये देखकर मास्टर टियान वहाँ पे गुस्से से वांग लिन के पीछे जाने लगा था। और असल में यही वांग लिन का प्लान था, क्योंकि वांग लिन वहाँ पे समझ चुका था कि जब तक मास्टर टियान उस ड्रैगन फॉर्मेशन के पास है वो उसे वहाँ पे कभी भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो ड्रैगन फॉर्मेशन वहाँ पे लगातार मास्टर टियान को पावर देते हुए उसकी पावर को बढ़ा रही थी। और मास्टर टियान जो कि दोबारा वहाँ पे वांग लिन का पीछा करते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, उसने पीछे से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वांग लिन भी वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड जो कि ब्लडी थंडर अब्सॉर्ब करने की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उसकी मदद से वांग लिन ने वहाँ पे मास्टर टियान के ऊपर अटैक कर दिया था। और वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधा उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को जीतते हुए मास्टर टियान की तरफ आगे बढ़ गई थी, जो देखकर मास्टर टियान भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसे रोकना मास्टर टियान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, अगर मेरी ये ड्रैगन स्वॉर्ड टूट गई तो मेरा सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ भी करके इस अटैक को रोकते हुए अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बचाना होगा। लेकिन अभी मास्टर टियान यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड ने मास्टर टियान की ड्रैगन स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा होते ही मास्टर टियान भी वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा
गिरा था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस ड्रैगन सोर्ड के टूटने के साथ साथ वो ड्रैगन फॉर्मेशन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर मास्टर टियान वहाँ पे चलाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिर कोई भला मेरी इस ड्रैगन फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे मास्टर टियान के पास जाता है तो मास्टर टियान ने वहाँ पे अपनी हार मान ली थी और उसी के साथ उसने वहाँ पे अपने क्लैन के लीडर वाला टोकन भी वांग लिन को दे दिया था, जिसको देते हुए वो वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि अब से तुम ही हमारे डाउजी क्लैन के नए लीडर हो, जिसे वांग लिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए चुपचाप ले लिया था। और इस बीच वांग लिन का ध्यान मास्टर टियान से पूरी तरह से हट चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए मास्टर टियान ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड से वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर अब वहाँ पे सभी को यही लगने लगा था कि अब वांग लिन का खेल खत्म हो गया है। लेकिन जहाँ एक तरफ वांग लिन के साथी उसके लिए परेशान हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ डेविल सोल ये सब देखकर वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वांग लिन को तो मास्टर टियान के इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने वहाँ पे मूवमेंट का दिया हुआ वही ड्रैगन आर्मर पहना हुआ था। आज उसी ड्रैगन आर्मर ने ही यहाँ पे वांग लिन की जान बचा ली थी, पर अब वांग लिन को वहाँ पे मास्टर टियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उस बची हुई ड्रैगन सोर्ड को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस ड्रैगन सोर्ड के वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की वजह से मास्टर टियान की बॉडी भी वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी अपनी उसी ड्रैगन सोर्ड के अंदर ही डाली हुई थी। इस वजह से जैसे वो ड्रैगन सोर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो मास्टर टियान की बॉडी भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं वांग लिन की इतनी ज्यादा खतरनाक और कमाल की पावर्स को देखकर डीमन किंग के साथ साथ वो दोनों गार्डियन एल्डर्स भी वहाँ पे वांग लिन के सामने झुक गए थे और आज उन तीनों ने वहाँ पे अपने दिल से वांग लिन को अपना मास्टर मान लिया था। तभी डेविल सोल भी दोबारा वहाँ पे वांग लिन के पास आकर उसकी चपलूसी करते हुए कहता है, बॉस आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो और मैं तो ये बात पहले से जानता था कि आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वांग लिन वहाँ पे उसे गुस्से वाला लुक देता है, जो देखकर ही डेविल सोल वहाँ पे डर के मारे चुपचाप उस फ्लाइंग सोर्ड के अंदर चला गया था। तभी वांग लिन वहाँ पे अपना लीडर वाला टोकन डीमन किंग को देते हुए कहता है कि मैं इस डाउजी क्लैन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और लीडर वाली सेरेमनी हम कुछ दिन बाद रखेंगे, अभी तुम हमारे आराम करने के लिए कमरा तैयार करवा दो। वांग लिन का ये ऑर्डर सुनकर डीमन किंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिसके बाद वो वांग लिन और मूवमेंट को लेकर एक कमरे के अंदर आ गया था, जो कि चारों तरफ से सुरक्षित था। वहाँ पहुंचकर वांग लिन मूवमेंट से कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे वापस क्लैन में छोड़ आऊंगा। जिसमें मूवमेंट वहाँ पे बहुत ही धीमे लहजे में वांग लिन से कहती है, पर मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। पर वांग लिन उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो करने के लिए बोला है चुपचाप जाके वो करो। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवमेंट वहाँ पे सैड होते हुए वहाँ से आराम करने के लिए चली गई थी। और जैसे ही मूवमेंट वहाँ से जाती है तो वांग लिन को देखते हैं, जो कि खुद भी वहाँ पे मूवमेंट के चले जाने की वजह से काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूवमेंट पिछले 4 सालों में वांग लिन के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी। और तभी वो वहाँ पे एक बार फिर से उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ये ड्रैगन फॉर्मेशन मेरे जाने से पहले तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और ये ड्रैगन फॉर्मेशन हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर हम वांग लिन को भी कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वांग लिन भी कल्टीवेट करने के साथ साथ अपने पुराने लम्हों को भी याद कर रहा था। जहाँ जब वांग लिन के माता पिता को पता चला था कि उनका बेटे की मुठल बन गया है तो उस दिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन के माता पिता उसकी टांग खींचते हुए उसे तंग कर रहे थे कि अब क्योंकि तुम एक मुठल बन गए हो तो हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बीवी भी ढूंढनी होगी। और ये सारी बातें याद करके वांग लिन अपने हेवनली पल के अंदर अपनी माता पिता की सोल के सामने आ गया था और वो वहाँ पे अपने माता पिता की सोल के सामने झुकते हुए कहता है, माँ पापा जैसा आप चाहते थे मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, लेकिन अभी के लिए मैं उसे अपना नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो मेरे साथ मेरे रास्ते पे चलती है तो मेरे साथ साथ उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वांग लिन भी मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल से भरी हुई थी तो इसलिए वो कभी भी मूवमेंट को अपने प्यार के बारे में नहीं जताता था। वहीं दूसरी तरफ मूवमेंट ने भी पूरी रात बहुत ही मेहनत के साथ उस ड्रैगन फॉर्मेशन को न सिर्फ दोबारा से रिकवर कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और ये सब करने की वजह से मूवमेंट वहाँ पे खुद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद हम दोबारा वांग लिन को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर डेविल सोल को बाहर निकालते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची। जिसपे डेविल सोल वहाँ पे साफ झूठ बोलते हुए वांग लिन को बताता है, मैं अभी तक भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लास्ट स्टेज तक ही पहुंच पाया हूँ। लेकिन वांग लिन ये बात यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि डेविल सोल साफ साफ झूठ बोल रहा है, इसलिए वांग लिन जब वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए डेविल सोल के पावर लेवल को चेक करता है तो वो ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन रियलम में पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि वो किसी की भी सोल को खाते हुए उसे बिल में रिफाइन करके उसे वांग लिन को दे सकता था। पर डेविल सोल ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे खुद भी पावर की बहुत ज्यादा लालच थी, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की मदद से उसे दोबारा झटके देते हुए वहीं पे अपनी पावर में जगह लिया था, जो देखकर डेविल सोल वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस बहक गया था। लेकिन वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप उसे बाहर निकालो जो तुम्हारे अंदर है। वांग लिन की ये बात सुनकर डेविल सोल वहाँ पे ना चाहते हुए भी उन सभी सोल पिल्स को वहाँ पे बाहर निकालने लगा था। और ये सब करने के साथ साथ डेविल सोल वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहा था कि जिस दिन मुझे मेरे नेसेंस और रियलम की पावर वापस मिल गई वो दिन इस लड़के की लाइफ का आखिरी दिन होगा। वहीं वांग लिन ने वहाँ पे उन सभी सोल पिल्स का यूज करते हुए अपनी रेड फ्लाइंग सोर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमें पूरे 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग लिन अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद सीधा मूवमेंट से मिलने के लिए जाता है। और जब वो मूवमेंट को देखता है तो उसे मूवमेंट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे
रही थी, इसलिए वो उसे वहाँ पे अपना अपग्रेड किया हुआ स्पिरिचुअल वाटर देते हुए कहता है जल्दी से इसे पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से रिकवर हो जाएगी। और तभी वांग लिन अचानक ही वहाँ पे मूवेन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है, पर वो वहाँ से जाते जाते डीमन किंग को ये ऑर्डर देते हुए कहता है कि हम न्यू लीडर की सेरेमनी 10 दिनों बाद रखेंगे। उसके बाद वांग लिन वहाँ से सीधा मूवेन को लेकर दुआनवू किंगडम की तरफ निकल गया था, जहाँ रास्ते में उन दोनों के दरमियान कुछ अच्छी बातें भी होती है। और पूरे 4 सालों बाद आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि डेवल सी में आने के बावजूद भी वांग लिन उसे एंजॉय कर रहा था। उसके बाद देखते ही देखते ये सफर इसी तरह से कट जाता है और वांग लिन मूवेन को लेकर उसके क्लैन पहुंच चुका था, पर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे से जुदा होते हुए बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। तभी वांग लिन वहाँ पे अपनी सोल का एक टुकड़ा मूवेन के अंदर डालते हुए उससे कहता है कि जब तक ये सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगी तब तक नेसेंस और रियल से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पर उसके बावजूद भी मूवेन वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन से कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ यहीं पे रुक जाओ। लेकिन क्योंकि अभी वांग लिन के बहुत सारे अधूरे काम बाकी थे, इसलिए वो वहाँ पे मिस मूवेन को मना कर देता है, जो देखकर मूवेन वहाँ पे दोबारा उसे सवाल करते हुए पूछती है क्या हम दोनों दोबारा कभी मिल पाएंगे, जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जो देखकर मूवेन वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और तभी मूवेन वहाँ पे एक एलेक्सस की पोटली को बाहर निकालकर उसे वांग लिन को देती हुई कहती है कि ये वो सभी एलेक्सस हैं जो कि मैंने पिछले 4 सालों में तुम्हारे लिए रिफाइन किए हैं। वांग लिन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी उन सभी एलेक्सस को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे मूवेन को अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मूवेन उसे वहाँ पे पीछे से रोककर एक जेड तलिस्मैन देते हुए कहती है कि प्लीज मेरे लिए इस जेड तलिस्मैन को हमेशा अपने पास रखना, ये जेड तलिस्मैन तुम्हारी हर मुसीबत से हिफाजत करेगा। और ये कहते हुए अचानक ही मूवेन रोते हुए वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसकी वहाँ पे वांग लिन को अलविदा कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहीं जब वांग लिन उस जेड तलिस्मैन को देखता है तो उस जेड तलिस्मैन के साथ मूवेन का आखिरी मैसेज भी था, जिसमें मूवेन वांग लिन से कह रही थी पिछले 4 सालों में तुमने कई बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे जेड तलिस्मैन को क्रिएट कर रही हूँ जो कि तुम्हारे लिए डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग के तौर पर भी काम आएगा। और भले ही तुम्हारे आगे के सफर में मैं तुम्हारे साथ नहीं होगी, लेकिन मेरा ये जेड तलिस्मैन हमेशा तुम्हारी हिफाजत करते हुए तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये सारी बातें पढ़ के वांग लिन वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि इस क्रूअल वर्ल्ड में उसके माता पिता के अलावा कोई और भी उसे प्यार करने वाला मौजूद है। उसके बाद वांग लिन चुपचाप वहाँ से वापस डाउजी क्लैन के अंदर आ गया था, जहाँ सिर्फ 10 दिनों की कल्टीवेशन के बाद ही वांग लिन ने अपने सर के ऊपर से उस 100 डे किलिंग ऑर्डर को हटा दिया था। और इसी के साथ वांग लिन को वहाँ पे उस ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन पिल भी मिल गई थी, जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे अपने मास्टर सितु को याद करते हुए कहता है देखिए मास्टर, आपका डिसेबल कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द आपका ये डिसेबल इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि ये आपको भी दोबारा वापस ले आएगा। उसके बाद हमें न्यू लीडर सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पे वांग लिन को ऑफिशियली डाउजी क्लैन का नया लीडर बना दिया गया था। और वांग लिन के वहाँ पे नए लीडर बनते ही वो ड्रैगन फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि उसे वहाँ पे डेवल सी में दूर दूर से महसूस किया जा सकता था। इवन मास्टर फूजियन ने भी इस एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन उसे इस एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो तो वहाँ पे वांग लिन को पूरी तरह से भूल ही चुका था। लेकिन वांग लिन तो अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं भूला था। वांग लिन वहाँ पे मास्टर फूजियन को याद करते हुए कहता है फूजियन बस तुम थोड़ा और वेट करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब हम दोनों का आमना सामना होगा तो मैं अपनी उस घटिया हरकत के लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, लेकिन तब मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं भी सेम तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ मास्क वाले लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए वांग लिन के न्यू लीडर बनने के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिसपे उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि मुझे तो ये भी पता चला है कि नए लीडर के पास एक ऐसी खास पावर है जिसकी मदद से वो सिर्फ कहने पर से किसी की भी जान ले सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास डेथ स्पेल की भी टेक्निक है। वहीं उन लोगों को ये सारी बातें वहाँ पे बैठे हुए एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन भी सुन रहा था। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उस आदमी के ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो मुझे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो कि मुझे वो पर्सन कहाँ मिलेगा। ये मिस्टीरियस मास्टर कौन था और ये वांग लिन का पता क्यों पूछ रहा था, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है और इस सीरीज का सेकंड सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके एपिसोड्स में जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।